एस्ट्रोलॉजी क्या है, सबसे पहले ये बताइए। अगर मैं साइंस के एंगल से देखता हूँ, ज्योतिष मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आज के समय में एआई। पुनर्जन्म होता है प्रमाण। क्या किसी के लाइफ में क्या होने वाला है ये प्रेडिक्ट कर सकता है? एक्यूरेट बता सकते हैं, आप डर जाएंगे। मरने के बाद क्या होता है? जो वराह मिहिर है उन्होंने तो यहाँ तक कहा, अगर किसी के जीवन में एस्ट्रोनॉमी नहीं है तो व्यक्ति जीवित ही नहीं। 2025 कैसा होने वाला है? बहुत सारी उथल पुथल होने वाली है। ये रेखाएं बदलती रही हमेशा। कुछ पामिश तो ऐसे हैं जो हाथ देखकर कुंडली बना देते हैं। तो हाथ किसी को दिखाना चाहिए? बिना बात के हर किसी के आगे हाथ नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे ब्रेन से सबसे ज्यादा कनेक्टेड जो आपके न्यूरॉन्स हैं, जो आपकी सबसे ज्यादा वायरिंग है, वो हैंड्स तक है। बेटा तेरा ग्रह भारी है, ये बेवकूफ बनाते हैं या सच में कुछ ऐसा भारी होता है? तो अगर वो साधु अपनी शक्ति से 10 रुपए में ग्रह दशा सही कर सकते हैं तो खुद के लिए 10 लाख या 10 करोड़ क्यों नहीं बना लेते? जो सच्चे साधु सन्यासी हैं उनकी डांट भी अगर पड़ गई ना आपको, तो आपके कर्म कट गए। क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि अगर आपने किसी की वाइब्रेशन को चेंज किया है तो आप उसे जुड़ गए। तो शादी जब होती है तो कहते हैं कुंडली मिलान कर लिया जाए, सच में वो सही होता है? भगवान राम जी और सीता माता जी की कुंडली में 36 के 36 गुण मिलते थे, बट दोनों के लाइफ में बहुत ज्यादा तकलीफ भी देखा गया। कुंडली मिलान ये भारतवर्ष में ही है या बाहर भी है? कुंडलिनी शक्ति को जगाना सबसे डेंजरस है। जिस भी चीज को जीवन में बढ़ाना चाहते हैं उसका दान कीजिए। सिर्फ लक्ष्मी जी को बुलाने जाएंगे, हो सकता है उल्लू पर बैठकर पैसा बहुत आएगा, शायद बुद्धि नहीं आएगी। सूर्य भगवान को जब हम अर्घ देते हैं तो कई बार मेरे दिमाग में आता है, इतनी तेज रोशनी देने वाले भगवान को मैं जल चढ़ा रहा हूँ क्यों? सूर्य ने 9 प्लैनेट कैसे घुमा रखे? 7.5 क्या होता है? तो 2.5 + 2.5 + 2.5 ये 7.5 साल बनता है। तो 7.5 आपकी तब आती है। देवता और भगवान में अंतर है। शनि को हम कभी भगवान नहीं कहते। ऐसा करने से हमने देखा कि हमारी जो बॉडी में एनर्जी का फ्लो पैरों से लेके सिर तक आता है। जब आचार्य चाणक्य ने मगध में जाके प्रण लिया कि जब तक धनानंद तेरा नाश नहीं करूंगा मैं शिखा को बंधन नहीं दूंगा, तो ज्योतिष में इसको कहा गया है कान जो है वो आपके केतु हैं। आपातकाल में धर्म की रक्षा के लिए हम धर्म के चिन्ह ही गायब कर देते हैं। स्टूडेंट्स क्या करें 2025 में कि उनके लिए जो कुछ भी वो पढ़े वो सिद्ध हो जाए? तो ज्योतिषी और पंडित में फर्क है। मांगलिक होना क्या पाप है? मेरा चंद्रमा किस राशि में है? तो खुद की कभी कुंडली देखिए। क्या एआई आने वाले टाइम में ज्योतिषी की जगह लेगा? जय श्री राम। आज का पॉडकास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शानदार था, क्योंकि आज का पॉडकास्ट बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी पे, बेस्ड है 2025 में क्या होगा। चाहे आप हाउसवाइफ्स हैं, चाहे आप हस्बैंड्स हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, कुछ भी हैं, समस्या किसी भी तरीके का है, लेकिन समाधान आपको यहाँ मिल जाएगा कि 2025 में हम और बेहतर कैसे करें। चाहे हम बात करें पढ़ाई की, चाहे हम बात करें शादी की, चाहे हम बात करें फाइनेंस की, हर एक समस्या का समाधान यहाँ पे होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के पॉडकास्ट में विशेष अतिथि हैं डॉक्टर सौरभ शर्मा जी, जिन्होंने बीटेक, एमटेक और पीएचडी किया है। एआई के स्पेशलिस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं चंडीगढ़ में, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अच्छा खासा समय दिया है ज्योतिषी चार में। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हमने बात की है, समस्या और समाधान दोनों पर चर्चा किया है। आई गेस ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो लेट्स एंजॉय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? आनंद में, प्रभु कृपा। क्या बात है। आपके सामने बैठ के मुझे फील हो रहा है कि मैं किसी ऐसे अतिथि के साथ बैठा हूँ जो बहुत कुछ चेंज करने वाले मेरी लाइफ में और सबके लाइफ में। और मैं ये भी फील कर सकता हूँ कि आप जब घर में आए, स्टूडियो में जिस समय आप आए, सो मौसम बहुत अच्छा हो गया, जबकि सुबह से बहुत बारिश और अजीब सा मौसम था। धन्यवाद पधारने के लिए। और आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। क्यों? क्योंकि हमारे साथ है डॉक्टर सौरभ शर्मा सर, जो कि बीटेक, एमटेक, एआई में पीएचडी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी क्या है, सबसे पहले ये बताइए। ज्योतिष जो शब्द है संस्कृत भाषा का, इसके 2 शब्द से मिलकर बना है, ज्योति और ईश। जो ईश्वर की ज्योति है
जो आपको देखने में मदद करती है कि आपके जीवन का पथ कैसा होगा, उसके बारे में जो ज्ञान कराए वो है ज्योतिष। तो ईश से जो ईश्वर शब्द बना है वो हम महादेव के लिए भी कहते हैं और हम नारायण के लिए भी कहते हैं। उन्होंने जो आपको ज्ञान दिया है जिसके मदद से आप ये जान सकते हैं कि मैं अपने जीवन में क्या क्या भाग्य में लेकर आया हूँ, क्या क्या मुझे स्पिरिचुअल गिफ्ट मिले हैं, क्या क्या मेरे टैलेंट हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे इस जीवन में सीखनी है, मेरे लेसन क्या रहेंगे। उन सब को अगर कोई दिखा सकता है, प्रकाश दे सकता है, तो उस अंधेरी गुफा में जहाँ जीवन में आपको यात्रा करनी है वहाँ जो प्रकाश है वो ज्योतिष है। क्या बात है। जैसा कि मैंने बोला कि आप डॉक्टर सौरभ शर्मा यानी डॉक्टर यानी पीएचडी आपने किया है, तो अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में बताएं कि क्या क्या आपने किया है, क्या क्या आपने पढ़ा है। जी, तो मेरी जो फॉर्मल क्वालिफिकेशन है वो है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, उसके बाद मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और उसके बाद पीएचडी भी कंप्यूटर साइंस, जिसमें पीएचडी में मेरा जो विषय रहा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहा, सोशल मीडिया एनालिसिस रहा, यूज़र बिहेवियर एनालिसिस रहा। तो अलग अलग तरीके से ये जानने का प्रयास कि हम ह्यूमंस कैसे बिहेव करते हैं, उसको कंप्यूटर को कैसे समझाया जा सकता है और उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बनाई जा सकती है। तो सारा जो है वो पर्सन स्पेसिफिक है, यूज़र सेंट्रिक। और ज्योतिष भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपका जीवन, आपके सारे रिलेशन, आपके जीवन में क्या क्या थीम रहेंगे जिस पर आपको ज़्यादा काम करना है या क्या क्या अनुभव आप करने वाले हैं, ये दोनों ही चीज़ें मुझे बहुत ही समानांतर दिखती हैं। पहली बार मैंने किसी ऐसी व्यक्ति से मिला हूँ मैं, जो कंप्यूटर साइंस में इतनी ढेर सारी डिग्रियाँ लेने के बाद ज्योतिषी में आए। तो ज्योतिषी पहले आई या आप डिग्रियाँ आपने पहले लिया? ज्योतिष जीवन में बाद में आया। पहले मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस की। उस समय तो यही था कि कंप्यूटर को समझते हैं कि ये मशीन हमने बनाई कैसे एज ए ह्यूमन और हम इसे क्या क्या करवा सकते हैं, इसकी क्षमताएं क्या है। ये करते करते मास्टर डिग्री भी की, मास्टर डिग्री में रिसर्च भी की और उसके बाद मास्टर डिग्री के एकदम बाद मैंने ज्योतिष में पढ़ाई शुरू की कि इसको पढ़ के देखते हैं, क्योंकि मेरे प्रश्नों के जो जवाब हैं जो हर एक व्यक्ति के मन में जब बड़े होते हैं ना, तो आते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो अपने देश में, दुनिया में, आसपास देखते हैं, ये त्यौहार क्यों मनाए जा रहे हैं, ये चीज़ें ऐसे क्यों कर रहे हैं जो हमारे बड़े सिखा रहे हैं, उनके जवाब कहाँ हैं। प्लस आज के समय में अगर साइंटिफिकली कोई चीज़ समझनी हो, उसके लिए मुझे कंप्यूटर की नॉलेज ने बहुत मदद की। और जब मैंने ज्योतिष सीखा तो मेरी क्लास में हर तरह के लोग थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, आईएएस ऑफिसर थे, होम मेकर्स, घर में काम करने वाली महिलाएं थी, स्टूडेंट थे, रिटायर्ड लोग थे, वकील थे, जज थे, मतलब बहुत ही अलग तरह की दुनिया थी। उनके साथ ज्योतिष पढ़ना और उनको ये बताना कि मैं मास्टर डिग्री होल्डर हूँ, लेकिन यहाँ मैं बिल्कुल बच्चे की तरह शुरू कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता और आप सबके जो लाइफ के एक्सपीरियंस है उनसे मुझे ज्योतिष समझ में आने वाला है। तो बहुत सुंदर अनुभव रहा और 2 साल ज्योतिष की पढ़ाई की। उसमें ज्योतिष प्रवीण नाम से डिग्री है, वो मैंने हासिल की। तो हमारे टीचर से कहते थे कि अगर यहाँ सीखने आए हो तो इसको मन से सीखना, जिस तरह से ये एक विद्या है और विद्या का सम्मान होना चाहिए, तो आप पूरे मन से सीखने आना। अगर सिर्फ यूं ही थोड़ा बहुत सीखना है और दुनिया में जाके नाम कमाना है तो यहाँ से चले जाओ। क्या बात है। तो इसके लिए नहीं है यहाँ पे। अगर सच में ज्योतिष विद्या का सम्मान करने आए हो कि कैसे हमारे ऋषि मुनि ने इस ज्ञान को अर्जित किया और हमें समझाया, और हज़ारों साल का डेटा एनालिसिस है। आज हम डेटा एनालिसिस की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट प्रेडिक्ट करना हो तो पहले उसका 100 साल का डेटा देख लें कि गोल्ड कैसे जाएगा। यहाँ तो हज़ारों सालों का बहुत सारा पैटर्न एनालिसिस हुआ है, कितने सारे लोगों के जीवन पर हुआ है, फिर जाकर कोई संस्कृत में एक श्लोक लिखा गया। तो अगर मैं साइंस के एंगल से देखता हूँ, ज्योतिष मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आज के समय में एआई है। आज हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं डेटा के बेस पे, मशीन को लर्न कराओ फिर आपको एक प्रिडिक्शन देगी। वही चीज़ें आप रियल लाइफ में ज्योतिष में यूनिवर्सल लेवल पर स्टडी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जवाब, मज़ा आ गया। सौरभ शर्मा से आप डॉक्टर सौरभ शर्मा कैसे बने? मैंने बीटेक के बाद जब पहली जॉब की तो मैंने टीचिंग की जॉब की।
और तब मुझे ऐसा कुछ खास नहीं था कि मैं टीचिंग में जाऊं या कंपनी में जाऊं। हर किसी का सपना है आपने बीटेक की है कंप्यूटर साइंस में तो आप कंपनी में ही जाएंगे, एज ए इंजीनियर आपकी जॉब लगे। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बाकी सबकी लगी, मेरी नहीं लगी। फिर मैंने टीचिंग ज्वाइन की और वहाँ जाके मुझे पता लगा नहीं ये मेरे से ठीक चलता है। ज्योतिष पढ़ाई में इतना खुश हूँ, बच्चों के साथ पढ़ाकर खुश हूँ कि मैं अपनी नॉलेज शेयरिंग करूँ। और फिर मुझे 6 महीने में रिदम समझ में आ गई कि मैं ये करने के लिए बनाऊँ, ये मुझसे हो जाएगा। कहाँ पर पढ़ाते हैं? मैंने सबसे पहले पढ़ाया है स्वामी परमानंद कॉलेज लालड़ू में। वो मेरा बीटेक के एकदम बाद, मतलब अभी आपने बीटेक किया, आप स्टूडेंट थे, अब आप टीचर हैं, तो मेरे स्टूडेंट और मुझ में गैप ही नहीं है। वो बस मेरे जूनियर ही समझ लो, उन्हें पढ़ा रहा हूँ। और वहाँ पढ़ा कर समझ में आए कि हाँ पढ़ाना मुझे अच्छा लग रहा है। पहली जॉब टीचिंग में की, उसके बाद वहाँ से चेंज किया, दूसरे कॉलेज में पढ़ाया गुरुकुल विद्यापीठ में। वहाँ पर बहुत अच्छे बच्चे मिले जो ये कहते थे सर आप जैसे पढ़ाते हैं हमें समझ क्यों आ जाता है। मैंने कहा शायद इसलिए आ जाता है क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ। मैं टीचिंग में इसलिए नहीं हूँ कि मुझे कोई और जॉब मिली नहीं, मैं इसलिए क्योंकि मैं करना चाह रहा हूँ। तो वहाँ से फिर मेरे को एमटेक में एडमिशन हो गया पंजाब यूनिवर्सिटी में। वहाँ से मैंने एमटेक की। और जब मैं ज्योतिष में आया और अपनी कुंडली देखनी शुरू की तो वहाँ मेरे जवाब थे कि क्यों मेरे जीवन में कंप्यूटर साइंस है और क्यों मैं टीचिंग में हूँ, वो कुंडली में दिखता है। फिर डॉक्टर करने के लिए मैंने क्या किया, एमटेक के बाद फिर एक जॉब ज्वाइन की। तब मैं एस्ट्रोलॉजी 2 साल का कोर्स कर रहा था और मैं जॉब भी कर रहा था। वहाँ रहते हुए फिर पीएचडी का एंट्रेंस दिया, क्योंकि टीचिंग में अगर आपको रहना है तो आपको पीएचडी करनी ज़रूरी है। तो टीचर की क्वालिफिकेशन पीएचडी होनी चाहिए, तब आप पढ़ा सकते हैं बीटेक और एमटेक को। अभी कहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं? अभी मैं पढ़ा रहा हूँ चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज लांडोरा में, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। आपके स्टूडेंट्स को पता है कि आप एक ज्योतिषी भी है? नहीं नहीं, उनको मैंने अभी इसलिए नहीं दिखाया कि अगर आप कहीं जाएं और मुझे सब कुछ बता दें अपने बारे में तो फिर आपको ना वो उस तरीके से देखते हैं, नहीं ये कंप्यूटर साइंस के अलावा भी कुछ करते हैं। मैं चाहता हूँ वो मुझे सिर्फ इसी नज़र से देखें कि मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस में पीएचडी हूँ और मैं तुम्हें कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा कर सकता हूँ, ताकि वो मेरी कंप्यूटर साइंस की नॉलेज से इम्प्रेस हो। ज्योतिष की नॉलेज से इम्प्रेस हो जाएंगे, वो मैं चाहता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ वो उसमें टीचर की तरह ही देखें, जहाँ पे जिस काम के लिए है वो काम उस काम से। क्या बात है। तो ज्योतिषी और मतलब ज्योतिष और पंडित में फ़र्क है? ज्योतिष जो ज्योतिषी हैं, जो ज्योतिष विद्या का काम करते हैं उनमें, और जो पंडित जो जिसको हम पुजारी कहते हैं या जो कर्म कांड करते हैं, उसमें आजकल फ़र्क आ गया है। पहले ये एक ही प्रोफेशन था कि जो मंदिर में पुजारी हैं वही पंचांग देखते हैं, उन्हीं को सारा ज्ञान है नक्षत्रों का और ग्रहों का, और वहीं से वो ज्योतिष भी कर देते थे। अगर कोई उनके पास जाए तो वो ज्योतिष के काम कर रहे हैं। समय के साथ साथ क्या हुआ कि ज्योतिष की ब्रांच बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोगों के पास चली गई, जिनको हम ब्राह्मण तो नहीं कह रहे, पंडित भी नहीं कह रहे, पर एज अ सब्जेक्ट उनकी रुचि थी। और ज्योतिष विद्या के बारे में कहा जाता है कि इसको पढ़ने का अधिकार सबका है। अच्छा। जो वराह मिहिर हैं उन्होंने तो यहाँ तक कहा, वराह मिहिर वो एस्ट्रोलॉजर हुए हैं भारत में जो विक्रमादित्य के समय में उनके राज ज्योतिषी थे, जिन्होंने उज्जैन में जंतर मंतर बनवाया, जो महाकालेश्वर से बैठकर उज्जैन से बैठकर जो पंचांग बनता है, विक्रम संवत जिसका नाम आज हम ले रहे हैं, तो वो उस समय के उनके राज ज्योतिषी थे। वराह मिहिर सबसे बड़े एस्ट्रोनॉमर उस समय के। उन्होंने एक लाइन कही थी, अगर किसी के जीवन में एस्ट्रोनॉमी नहीं है तो व्यक्ति जीवित ही क्यों है। मतलब आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए कि सनराइज कैसे होता है, बारिशें कैसे होती हैं, चंद्रमा को देखकर कैसे आप अमावस्या पूर्णिमा के हिसाब से काम करेंगे। अगर आपको ये ज्ञान नहीं है तो जीवित ही क्यों है। तो मतलब हमें समझ में आता है उस समय भारत में कितना ज़्यादा प्रचलन रहा होगा कि इतनी चीज़ें सबको आती थी ज्योतिष के बारे में। तो जैसे वराह मिहिर ने कहा, उन चीज़ों से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें इस तरह से ज्योतिष को देखना चाहिए, और हर किसी के जीवन में ये घट रहा है और हमें उसके बारे में पता भी होना चाहिए। सो ज्योतिषी जो विद्या है, क्या किसी के लाइफ में क्या होने वाला है ये प्रेडिक्ट कर सकता है? अगर हम ऐसे देखें, क्या ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो ये बता सकते हैं?
हाँ, तो इसका जवाब है इतना एक्यूरेट बता सकते हैं कि आप डर जाएंगे। इतना एक्यूरेट हो जाएगा कि आप डर जाएंगे कि ये मेरे बारे में इतना कैसे जानता है। Oh my God. हर 1 मिनट की वो सही प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ऐसे ज्योतिष विद्या में बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, लेकिन इस तरह के एस्ट्रोलॉजर आपको कभी भी आम दुनिया में आपके सामने दिखेंगे नहीं। वो करेंगे नहीं आपके लिए, क्योंकि उससे आप डर जाओगे। अगर मैं बता दूं कल आपके साथ ऐसा होगा, परसों ऐसा होगा, तो आप उसमें चले जाओगे, कर्म नहीं करेंगे, उसमें खो जाओगे, ज़्यादा उसमें चले। अच्छा कल तो ये होने वाला है, परसों तो ये होने वाला है, अगला साल मेरा ऐसा जाएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाएं तो काम बिगड़ जाएगा। हम चाहते हैं फोकस्ड रहें और हम आपको सिर्फ गाइडलाइन दें कि आपको जीवन में अगले 5 साल में ये करना चाहिए, 10 ये हो जाएगा। प्लैनेट आपके सपोर्ट में है या प्लैनेट सपोर्ट में नहीं है तो इस तरह से आपको एफर्ट करना पड़ेगा, पर आपको मज़ा है अपनी लाइफ जीने का। अगर मैं पहले बता दूं आपकी लाइफ स्क्रिप्टेड है, आपको मज़ा नहीं आएगा। आप मूवी देखने जाए, मैं पहली सारी कहानी सुना दूं कि अब ये डायलॉग आएगा, अब ये ऐसे करेगा, अब ऐसा होगा, तो आपको कि ये मैं क्या देखना है। ये वैसे ही है जैसे अगर हम स्क्रिप्टेड अगर हम पॉडकास्ट करें तो मज़ा नहीं आएगा, और जब हम नॉर्मली बात कर रहे हैं तो बहुत कुछ ज्ञान आएगा और सीखने समझने का मज़ा भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब बात करते कुंडली। कुंडली क्या है? कुंडली जो शब्द है, अगर हम देखें डिक्शनरी में अगर वर्ड देखें, कुंडलिनी शब्द का अर्थ है, तो इसका मतलब हुआ जहाँ पर सारी एनर्जी एक जगह पर हमने पैक कर दी है। जैसे हम कहते हैं कुंडलिनी शक्ति को जगाना, तो कुंडलिनी शक्ति जगाने का मतलब है जहाँ पर आपके सारे एनर्जी पैटर्न लॉक हो गए हैं और उन्हें वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से उन्हें आप साधना से एक्टिवेट कर सकते हैं। ऐसे ही कुंडली एक ऐसा पैकेज है, अगर आपने कुंडली खोल दी तो आपके बारे में सब कुछ जाना जा सकता है। आपका पास्ट लाइफ भी उसमें दिखता है। फ्यूचर प्रेडिक्शन तो है ही, लेकिन आपके कुंडली में प्लैनेट ऐसे क्यों हैं, मतलब पास्ट में कुछ किया होगा, तो वो भी हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। जैसे हम डेटा एनालिसिस में करते हैं कि अगर आज गोल्ड का रेट ये चल रहा है तो पहले क्या चल रहा होगा और पहले की सिचुएशन क्या रही होगी, तो वो आप जैसे पीछे जा सकते हैं, सब पता चल जाता है। हाँ, तो हम उसको बोलते हैं रिग्रेशन, तो पीछे जाके भी देख सकते हैं और प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। ऐसे ही आपके हॉरोस्कोप में भी होता है, ये किया जा सकता है। और ऐसे एक से एक महान ज्योतिषाचार्य इस भूमि पर हुए हैं जिन्होंने काम किया है, पर उनका ज्ञान हम सबके पास नहीं पहुंचा है, या पहुंचा है तो हम उस लेवल पर उसे प्रैक्टिस नहीं कर पाए। तो जब ये प्रश्न आता है ना, क्या कुंडली सही है, क्या कुंडली को मानना चाहिए? हाँ, इट इज़ अ मैथमेटिकल टूल, सब कुछ कर सकते हैं, बस मेरा मैथ्स गलत है। अगर मेरी प्रेडिक्शन गलत है तो मुझे देखना नहीं आया। तो शादी जब होती है तो कहते हैं कुंडली मिलान कर लिया जाए। यस, सच में वो सही होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। वही बात है कि जो प्रैक्टिस कर रहा है उसकी कितनी समझ है। तो आज के टाइम पे तो जितनी भी शादियां होती है सारी कुंडली मिलाते हैं, और यहाँ तक कि गुणसूत्र मिलाते हैं। तो गुणसूत्र क्या होता है? हाँ, जितने भी ये तरीके हैं मिलाने के, इसमें अलग अलग पैटर्न का एनालिसिस होता है कि जैसे आप अष्टकूट मिलान कर सकते हैं, या 10 कूट मिलान कर सकते हैं, या 36 भी गुण मिलाए जाएंगे, या अलग अलग तरीके हैं कि आपकी ये वाइब्रेशन भी देखें, इससे मैच कर रही है, ये कंपैटिबल है कि नहीं है। तो बहुत सारी कंपैटिबल मिलेंगी, बहुत सारी नहीं मिलेंगी। अगर मिल भी गई और फिर आप कहीं सब कुंडली मिला के विवाह कर रहे हैं, चल क्यों नहीं रहा? कुंडली मिलाने से सिर्फ ये पता चला है कि आपके पैटर्न मैच कर रहे हैं, लेकिन जब जीवन जियोगे तब आपको इन बातों का ध्यान भी तो रखना है कि अगर एक में गुस्सा ज़्यादा है, एक बहुत शांत रहता है, हम कहते हैं हाँ ये निभा लेंगे, ये गुस्सा करेगा वो शांत रह लेगा। अगर उसने शांत रहने से मना कर दिया तो कुंडली आपको सिर्फ आउटलाइन देगी कि ऐसे हमें लगता है ये चल जाएगा, क्योंकि पुराने समय में देखा गया है ऐसी कुंडलियाँ मिलाने पर लोगों ने चला लिया काम। पर अगर कोई रिबेल हो जाए कि वो दूसरे के इन्फ्लुएंस में अगर नहीं हमने मैरिज में रहना ही नहीं है और ऐसे कैसे, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम आएगी। भगवान राम जी और सीता माता जी की कुंडली में 36 के 36 गुण मिलते थे। बिल्कुल मिलते थे, बट दोनों के लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ भी देखा गया है। ये सबको पता था कि वो भगवान है, बट उसके बावजूद भी इतनी तकलीफ, वो भी इतनी ज़्यादा गुण मिलने के बाद भी। हाँ, ये सबसे अच्छा उदाहरण हम एस्ट्रोलॉजर देते हैं आपको ये समझाने के लिए कि कुंडली मैचिंग काम करती है। ये बताने के लिए कि नहीं करती, हम ये बताने के लिए करती है। कैसे? अगर किसी के 36 गुण मिल रहे हैं, इसका मतलब वो एक दूसरे को कभी छोड़ेंगे नहीं।
सिचुएशन कितनी भी टफ ले आओ, उनका प्रेम कम नहीं होगा। यही राम जी ने किया कि सीता जी कहीं भी हो मैं ढूंढ ही लाऊंगा, और सीता जी कह रहे हैं वो कहीं भी हो मुझे ढूंढ ही लेंगे। ये कुंडली मिलान से हुआ है। उन्होंने अपना मन नहीं पलटा, सिचुएशन कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उनके मन में भाव नहीं आया कि छोड़ो अब तो सिचुएशन ऐसी होगी, अब क्या पता। राम जी ने कहा कुछ भी हो जाए, वो जहाँ भी है मैं पहुँचूंगा, चाहे उन्हें 1 साल लगा पहुँचने में, सुग्रीव से मिलने में, फिर वानरों को ढूंढने में, फिर पुल बनाने में बहुत समय लगा है। तो इतना समय रुकता कौन आज की डेट में। तो हम ये बता रहे हैं कुंडली मिलान ही काम कर रही थी वहाँ पर, कि उनके मन में कभी प्रेम कम नहीं हुआ। अगर राम जी जंगल जी जा रहे हैं तो सीता जी भी जंगल जा रही हैं। उन्होंने नहीं कहा कि मैं सुख सुविधा छोड़ के क्यों जाऊँ। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि 14 साल अगर आपको जंगलों में कोई कह दे आज कि हम जा रहे हैं जंगल में, क्या तुम्हारे साथ पार्टनर आएगा? तो कुंडली मिलान से पता चलेगा कि चाहेगा कि नहीं। कुंडली मिलान, ज्योतिषी चार, ये भारतवर्ष में ही है या बाहर भी है? इसका जो बहुत पीछे जाएं एंशियंट टाइम में ओरिजिन तो केवल भारत में ही मिलता, केवल भारत में। लेकिन यहाँ से ज्ञान परंपरा हमेशा विस्तार लेती रही। हम ऐसा भी देखते हैं कि जो पर्शिया था, जिसको हम फारस बोलते हैं, आज वो ईरान कहते हैं, लेकिन एक्चुअली जो पर्शिया था उनके साथ हमारा बहुत नॉलेज एक्सचेंज हुआ है। उन्होंने बहुत रिसर्च किया वहाँ पर। जो पर्शियन टेक्स्ट में ज्योतिष है वो हमारे बहुत काम आता है। आपने तजाकिस्तान सुना होगा, वहाँ से हमारे पास एक शास्त्र है जिसको बोलते हैं ताजिक शास्त्र। तो तजाकिस्तान हम सोचें भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि जितनी हमारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी और हर जगह से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, तो ज्ञान परंपरा बढ़ती ही चली गई। हम मिस्र में जो कहते हैं कि वहाँ का जो एंशियंट टाइम की जो माइथोलॉजी है, उनकी जो कहानी है, तो आप देखेंगे भारत की ही कहानियों को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके ही बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा अलग नहीं है। उनके जो देवताओं के नाम है वो भी वैसे ही जैसे हमारे देवताओं के नाम है। अच्छा। हाँ, काफ़ी हद तक कहानियाँ मिलती हैं। हमारे यहाँ इंद्र है तो उनके वहाँ भी ज्यूस है, जो ज्यूस का बेटा सिकंदर अपने को कहता था, वो कहानी उससे मिलती है। जैसे हमारे यहाँ भगवान सूर्य है, वहाँ पर भी है। तो बहुत सारे पैरेलल कनेक्शंस है। ज्योतिषी के अनुसार 2025 कैसा होने वाला है? अब इसके बहुत अलग अलग लेवल पर आंसर हैं। अगर हम देखें पूरी पृथ्वी के लिए, धरती के लिए, संसार के लिए कैसा रहेगा, तो हम कहेंगे कि बहुत सारी उथल पुथल होने वाली है। बहुत कुछ ऐसा होगा जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं, और बहुत शुभ के लिए होंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक होंगे चेंजेस। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि बहुत से देश आपस में लड़ रहे हैं किसी न किसी रीज़न से, या कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ रही है, कोई भूकंप आ गया या लैंडस्लाइड हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें बहुत बढ़ने वाली हैं, ये घटेंगी तो नहीं, शांत तो नहीं है। लेकिन इसमें अच्छा क्या है, अगर हम अब आ जाएं इंडिविजुअल लेवल पर कि इंसानों के लिए कैसा है या एज अ ह्यूमन हमारे लिए कैसा है, तो हम देखें जो व्यक्ति अभी तक मेहनत करते आ रहे थे उनको राइज करने का बहुत मौका मिलेगा। और जो लोग ऐसे थे कि दूसरों को मैनिपुलेट करके या उनकी चीज़ों से खुद का फ़ायदा ले रहे हैं, उन्हें कोई बेनिफिट नहीं दिया, ऐसे लोगों के लिए समय अच्छा नहीं होगा। तो जितनी भी विपदाएं आपदाएं हैं वो उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने काम अच्छा नहीं किया। जिन्होंने अच्छा किया उनको ऊपर आने का मौका मिलेगा। और अब कोरोना का टाइम अगर देखें तो पूरे विश्व को ही प्रभावित कर रहा था, लेकिन कोरोना में भी कुछ ऐसे लोग थे जिनकी इनकम बहुत बढ़ गई। ऐसे ऐसे प्रोफेशन निकल आए, चाहे वो ऑनलाइन मीटिंग्स हैं, चाहे वो जूम कंपनी है, और बहुत कुछ ऐसा था, तो उनके लिए अच्छा था। जो स्क्रैप का काम करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये तो स्क्रैप का काम, ये कोई काम है, उनकी एकदम डिमांड बढ़ गई क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं आ रहा। तो और जो चीज़ हम कहते हैं कभी नीचे नहीं जाती, गोल्ड में पैसा लगाओ, वो नीचे गया था, है ना। तो हम ये देख पा रहे थे कि कुछ ना कुछ नया निकल कर आएगा। जिनको मौका नहीं मिला उनको मौका मिल रहा है। स्क्रैप वाला कमा रहा है, गोल्ड वाला लॉस में। और अगर हम महाभारत पढ़ें, महाभारत होने से थोड़ा पहले जिस तरह के वर्णन लिखे गए हैं कि अगर केतु जो है वो चित्रा नक्षत्र से जब गुजरता है तो अच्छा समय नहीं आता, युद्ध होते हैं। ऐसा हमारे साथ भी हुआ। अभी केतु चित्रा नक्षत्र से निकले हैं अभी 2023-24 में। तो आप देख लीजिए रशिया और जो ये रशिया के साथ
जो अभी फाइट चल रही है वो इसीलिए शुरू हो गई। ईरान के साथ, इजराइल के साथ, ये जो चीज़ें हो रही हैं वो हमारे प्लानट के पैटर्न जो पहले भी हो चुके हैं उसके बेस पे हम देख रहे हैं। तो जो ये जो अभी महामारी आई उसमें कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल पहले से समझ चुका था, एस्ट्रोलॉजर्स पहले से समझ गए थे। बिल्कुल बिल्कुल समझ गए थे। अगर आप कुछ एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियो देखे 2015 में कह चुके थे ऐसा टाइम आ रहा है। अच्छा, कि 2019 में तैयारी कर लो, ऐसा टाइम आएगा। बचपन में मैंने बहुत सुना था कि 2000 में सब भूचाल आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। सो ऐसी बहुत सी बातें कही गई। उसके बारे में क्या कहेंगे? जो 2000 को लेकर इतना हाइप हुआ था वो एस्ट्रोलॉजी से नहीं आया था, वो आया था माया कैलेंडर से। माया कैलेंडर जो है वो बहुत पुराना एंशिएंट कोई कैलेंडर निकला और उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन थी और वो कैलकुलेशन करते करते साल 2000 पे जाके ख़त्म हो गया। अब इन्होंने सोचा क्योंकि इसके आगे कैलेंडर नहीं है तो शायद ये एंड ऑफ सिविलाइजेशन हो रहा है या कुछ होगा। लेकिन वो कैलेंडर वैसे ही है। अगर मैं कहूँ आपकी घड़ी में 12 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 12 पे ही ख़त्म होगा, और मैं कहता हूँ 12 पे तो घड़ी ख़त्म हो गई। लेकिन ये तो नया साइकिल आएगा। तो अगर किसी ने एंशिएंट टाइम की घड़ी देखी और वो समझ नहीं पाए कैलकुलेशन या ख़त्म होकर रिपीट होनी चाहिए, तो उन्होंने इसको मिस इंटरप्रेट किया और ये ज़्यादा सोशल मीडिया में आ गया कि ऐसा कुछ होगा, साल 2000 पे एंड हो। ऐसा था नहीं। हमारे एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक ज्योतिष में तो कभी ऐसा नहीं कहा गया। हमें तो मालूम था कि आने वाला टाइम भी अगले 1000 साल भारत के बहुत अच्छे हैं। तो स्वर्णिम युग है भारत के लिए 1000 साल। अगर आप भारत का पिछला 1000 साल देखें तो हमने अच्छा समय नहीं देखा। पिछले 1000 साल में भारत ने अपनी बहुत सारी वेल्थ खोई अलग अलग रीज़न से, और बहुत कुछ होते होते हमने ऐसा कष्ट वाला समय देखा है कि हम ये सोचते हैं कि जो एंशिएंट टाइम में हम थे पुराने युगों में वैसा समय तो नहीं था। तो वो 1000 साल का टाइम था, वो निकल गया है। अब भारत का राइज करने का टाइम आया। तो चाहे दुनिया में कितना ही कष्ट आए, कितनी ही उथल पुथल हो, हम यहाँ पर इस समय अगर आप भारत में हैं तो आप सबसे अच्छी जगह पर हैं। सो 2025 में अगर मुझे कुछ अच्छा कार्य करना है तो ज्योतिषी के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए और किस मंत्र के साथ करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अभी आज जो टाइम चल रहा है और 10 अप्रैल तक ये सबसे अच्छा समय है कुछ भी नया करने के लिए। अच्छा। कुछ भी नया करने के लिए इसमें तो आप मुहूर्त देखे ही नहीं, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। और मैं क्यों कह रहा हूँ, गुरु बृहस्पति इस समय रोहिणी नक्षत्र में है और वक्री हैं। गुरु बृहस्पति का वक्री होना बहुत शुभ हो जाता है। और रोहिणी नक्षत्र की जो शक्ति है वो है आरोहण की शक्ति, टू ग्रो, टू राइज। और गुरु बृहस्पति की शक्ति है एक्सपैंड करना। मैं तुम्हें इतनी एक्सपेंशन दूंगा तुमसे ही हैंडल नहीं होगी, तो मैं इनफाइनाइट एक्सपेंशन दे सकता हूँ। तो इनफाइनाइट एक्सपेंशन वाले पॉजिटिव गुरु जो हमारे प्लैनेट है सबसे पॉजिटिव, वो ऐसी शक्ति के साथ काम करे रोहिणी के साथ कि आप कुछ नया शुरू करो, हम उसको ग्रो करेंगे और इनफाइनाइट ग्रोथ देंगे। तो इससे अच्छा समय क्या होगा? संगम महाकुंभ में आप कभी गए हैं? नहीं। सो महाकुंभ चूँकि मेरी धरती प्रयागराज से संबंधित है, तो जब मैं बचपन में जाता था वहाँ पे तो ढेर सारे बाबा और सब मिलते थे। बेटा तेरा ग्रह भारी है। तो ये बेवकूफ़ बनाते हैं या सच में कुछ ऐसा भारी होता है? कहना मुश्किल है, दोनों तरह की चीज़ें हो सकती हैं। शायद कोई यूं ही भी कह दे, कोई मिमिक कर दे। जैसे हम कहते हैं ना कि जो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि देखो ये देखकर हम आपको बता रहे हैं, सेम चीज़ मुझे कोई मिमिक करके कह दे कि देखो मुझे भी एस्ट्रोलॉजी आती है और बिना देखे बोल दे आपका सैटर्न ठीक नहीं है, राहु ठीक नहीं है, ये हो सकता है। तो आपके लिए भेद करना मुश्किल हो जाएगा, इसको नॉलेज है तो ये कह रहा है या इसने यूं ही कह दिया, ये पता करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ग्रह भारी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हर किसी कुंडली में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो अच्छा नहीं है। सब कुछ अच्छा तो नहीं लाते हम, 10 में से 9 चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, कोई एक चीज़ हो सकती है जो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत हो। तो अब अपना अपना कहने का तरीका है। अगर किसी ने कह दिया ग्रह भारी है तो ये बहुत डरा देने वाला लगता है कि पता नहीं मेरा ग्रह भारी क्या ही कर देगा। पर अगर हम इसकी समझ बना लें कि ये भारी है तो क्या कर देगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या, तो अब सहज हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पंडित जी मिलते हैं और कहते हैं कि 10 रुपया दे दे तेरा ग्रह दशा सही हो जाएगा।
सो वहाँ पे हम क्या करें, मतलब वो एक इट्स अ ट्रैप या क्या है? दोनों ही बातें हो भी 10 सकता रुपए है, में हमारा ग्रह दशा कैसे सही हो जाएगा? हो सकता है। हमारे पास ऐसे बहुत से साधु सन्यासी इस देश में हैं जो जिन्हें अपना किसी काम करने के लिए केवल 10 रुपये चाहिए, लेकिन वो अपनी योग शक्ति से आपको ब्लेस कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन आज के समय पता करना बड़ा मुश्किल है। तो अगर वो साधु अपनी शक्ति से 10 रुपए में ग्रह दशा सही कर सकते हैं, तो खुद के लिए 10 लाख या 10 करोड़ क्यों नहीं बना लेते? बना सकते हैं, लेकिन वो तो आपका एक्सचेंज पूरा करना चाहते हैं। मान लो आपका कोई लाखों का नुकसान होना था, उन्होंने देख लिया कि अरे इसका नुकसान होना नहीं चाहिए, तो मुझे 10 रुपये दे दो, तुम्हारा एक्सचेंज पूरा हुआ और मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। ये एक्सचेंज पूरा करने के लिए, ऐसा नहीं वो कर नहीं सकते। आदि शंकराचार्य जी ने जब कनक धारा स्तोत्र लिखा तो वो कहते हैं सोने की बारिश करवा दी। तो बारिश करवाने का मतलब इतना सोना धन इकट्ठा कर दिया अपने एक मंत्र शक्ति से। वो कर सकते हैं, वो करते नहीं हैं क्योंकि ये उनका उद्देश्य नहीं है। इससे करेंगे क्या? अगर एक सन्यासी पैसा क्या, वो तो धरती में से सोना निकाल दे, वो तो इतने ज्ञानी है, असल सन्यासी हैं तो। हाँ वो तो ये जानते होंगे कि इस धरती में कहाँ सोना है और प्रभु कृपा से मिल जाए उन्हें, पर वो करना नहीं चाहते वैसा। जन कल्याण के लिए ऐसा किया जाता है, लाओ तुम मुझे कुछ भिक्षा दे दो और मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूँ। ये तुम्हारे कल्याण के लिए है, उनको कुछ नहीं चाहिए। तो बहुत से साधु सन्यासी हैं जिनको ये कहा जाता है कि अगर आप अपनी कंदराओं में हिमालय में बैठे रहेंगे तो जन कल्याण कैसे होगा। इसलिए आपको नीचे उतरना चाहिए, भिक्षा मांगनी चाहिए, ताकि अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले कि इसका कल्याण करना, तो कर दें आप, नहीं तो उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अगर जो सच्चे साधु सन्यासी हैं उनकी डांट भी अगर पड़ गई ना आपको, तो आपके कर्म कट गए, क्योंकि वो अपनी शक्ति डांटने में भी नहीं लगाएंगे। कुंभ में तो आपको एक से एक ऐसे सन्यासी मिलेंगे जो कभी नज़र उठा के भी ना देखें कौन है आप, उन्हें क्या लेना आपसे, उन्होंने इतनी साधना अपने लिए की है, उनको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वो इस भाव से, करुणा के भाव से, चलो इनका भी कल्याण कर देते हैं। राहु और केतु कौन है? राहु और केतु कौन है? साइंटिफिकली अगर हम देखें तो सन और मून की मूवमेंट से दो ऐसे स्पॉट बनते हैं जहाँ पर एनर्जी बिल्कुल ड्रॉप कर जाती है, ब्लैंक डार्क स्पॉट कहना चाहिए हमें से। और वो जो स्पॉट्स हैं एक्चुअल में वो कोई बॉडी नहीं है ऐसी, जगह राहु केतु कहाँ है स्काई में, वो दिखेगा नहीं, लेकिन दो एनर्जी जहाँ पर कट करती हैं वहाँ पर जो एनर्जी का ड्रॉप आ रहा है उसका इन्फ्लुएंस जब हम पे पड़ता है तो हम कहते हैं राहु केतु का आप पे प्रभाव है। और वो किस किस चीज़ को प्रभावित करते हैं ये हज़ारों साल के ज्योतिष के अनुसंधान से पता चलता है कि जिस जिस पे प्रभाव देखा गया उन सब चीज़ों को नोट डाउन करके लिखा गया कि राहु का प्रभाव ऐसा होगा, केतु का ऐसा होगा। तो क्या इनका प्रभाव है? हाँ, पर क्या ये स्पेस में कोई बॉडी की तरह दिखते? नहीं, लेकिन है। जैसे एग्जांपल के लिए आजकल हम बात कर रहे हैं सन की तरफ से ना बहुत सन फ्लेयर आ रही हैं, बहुत ऐसी रेडिएशंस आ रही हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। अब सन फ्लेयर दिखती कैसे हैं? दिखती तो नहीं है, प्रभाव तो पड़ रहा है। अगर मैं कहूँ जून की गर्मी में लू लग गई या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कुछ स्किन को डैमेज हो गया, दिख तो नहीं रही, दिख तो सन ही रहा है। तो ये तो अंधविश्वास है, ऐसे थोड़ी होता है सन के होने से तुम्हारी स्किन खराब होगी, लेकिन हो रही है ना, रेडिएशंस हैं। इसी तरीके से जब हम एक्सरे कराने जाते हैं तो डॉक्टर कह देते हैं पहले ही से कि आप बाहर चले जाओ या फिर वो जैकेट पहन लो। यस, तो जैसे हम रेडिएशंस को समझते हैं या हम कहते हैं लाइट ईयर अहेड, इतनी दूर लाइट ईयर से कोई स्पेस से लाइट ट्रैवल करके आई, तो वो सब चीज़ें जैसे रेडिएशन की फॉर्म में समझते हैं, ऐसे ही क्वांटम फिजिक्स में देखेंगे हर एक चीज़ वाइब्रेशन है और वो एक दूसरे को इम्पैक्ट डालती है। थैंक गॉड कि आज क्वांटम फिजिक्स की बात हो रही है, तो हम ये चीज़ें आपको बेटर तरीके से समझा पाएंगे। जब क्वांटम फिजिक्स की बात नहीं होती थी, क्लासिकल फिजिक्स में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि जो चीज़ दिख नहीं रही उसको मान कैसे लें, जिस चीज़ को मेजर करने के डिवाइसेस नहीं उसको मान कैसे लें। तो क्वांटम फिजिक्स कहती है कि जिस चीज़ के डिवाइसेस नहीं है वो इसलिए नहीं क्योंकि क्वांटम लेवल को आप फिजिकल डिवाइसेस से मेजर नहीं कर सकते, उनके प्रभाव देखे जाते हैं, उनके लिए मशीन्स अभी बनी नहीं है, धीरे धीरे बना रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर भी आ रहा है, क्यूबिट को हमने प्रोसेस करना शुरू किया है, धीरे धीरे आपको फिजिकल एविडेंस भी दे देंगे। लेकिन हम जितनी चीज़ों की बात कर रहे हैं जो यूनिवर्स में एनर्जी चलती हैं वो सब चलती ही क्वांटम लेवल पर है। क्लासिकल फिजिक्स से समझोगे कैसे आप? अगर कोई कहे कि धरती जो है किस एनर्जी की वजह से
सूर्य की परिक्रमा कर रही है, कहाँ कोई धागा बंधा है? सूर्य कैसे घुमा रहा है? सूर्य ने 9 प्लैनेट कैसे घुमा रखे हैं? तो आप कहते हैं हाँ मैग्नेटिक फोर्स है। तो फोर्स को जब समझ लिया तो आंसर आ गया। नहीं तो वो पता नहीं, वही जादू ही हो रहा है। हवा में आप पता नहीं कैसे, मतलब धरती कहीं गिर भी नहीं रही आकाश में, नीचे भी नहीं जा रही, ऊपर भी नहीं रही, एक ही जगह पर कैसे घूम रही है? तो क्वांटम फिजिक्स हर चीज़ को एक्सप्लेन करती जाती है, वहाँ से आपको जवाब मिलता है। 7.5 क्या होता है? 7.5 होता है जब शनि का ट्रांजिट आता है। शनि जब इन राशियों पे से गोचर करता है, जिस राशि में आपके जन्म के समय चंद्रमा थे उससे एक राशि पहले जब शनि एंटर करेंगे, सपोज करो आपकी राशि नंबर 3 में चंद्रमा है, तो जब भगवान जब शनि ग्रह राशि नंबर 2 टॉरस में जब एंटर करेंगे, आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? शनि को एक राशि में 2.5 साल लगते हैं क्रॉस करने के लिए। ओके। तो चंद्रमा आपका राशि नंबर 3 में है, लेकिन अभी राशि नंबर 2 में एंटर करते ही वो प्रभाव देने लगते हैं। तो पहले 2.5 साल तो इस बात के कि राशि नंबर 2 में है, फिर 2.5 साल इस बात के कि जहाँ आपका चंद्रमा था राशि नंबर 3, और उसके आगे की जो राशि है राशि नंबर 4, उसमें भी 2.5 साल लगेंगे। तो 2.5 + 2.5 + 2.5 ये 7.5 साल बनता है। तो 7.5 आपकी तब आती है जब शनि आपके चंद्रमा के आसपास से गुजरेगा, तो उन्हें 7.5 साल लगेंगे। सो सबका राशि अलग अलग होता है नाम के हिसाब से, या फिर कुछ और रीज़न है? सबकी जो राशियां हैं वो जन्म के समय चंद्रमा किस नक्षत्र में था उससे डिसाइड होता है। आपका नाम उस साउंड पर रखा गया कि नहीं रखा गया वो अलग बात है। तो नाम राशि बहुत बार काम नहीं भी करती, लेकिन फिर भी हम नाम राशि को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि सारा दिन आप उसी वाइब्रेशन में जी रहे हैं। अगर आपका नाम राम रख दिया जाए और आपको हर कोई राम कह के पुकार रहा है, तो राम शब्द आपके जीवन में कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर, कि बार बार आप सेम वाइब्रेशन में जी रहे हैं। तो बेशक आपका नक्षत्र से र नहीं निकला था, पर वो काम कर जाएगा। लेकिन अगर आपको बहुत एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो प्लीज़ अपने जन्म नक्षत्र को देखिए। जिस भी नक्षत्र में आपका चंद्रमा है, आपके जीवन का 80% प्रेडिक्शन सिर्फ उसी चीज़ से हो जाता है। आपकी राशि क्या है? मेरा चंद्रमा किस राशि में है? आपकी राशि कौन सी है? जब आप राशि पूछते हैं तो हमें पूछना पड़ता है कि आप किस तरीके से पूछें, क्योंकि आजकल लोग सन साइन को राशि बोलते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजर सन साइन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, हम चंद्र राशि को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अगर आप मेरी राशि पूछेंगे तो मैं कहूँगा मेरा जो चंद्रमा है वो वर्गो साइन में, कन्या राशि में, क्योंकि मेरे जन्म के समय चंद्रमा कन्या राशि में से गोचर कर रहे थे ऐसे। ओके। अदरवाइज नाम से अगर स से देखें तो कुंभ राशि बनेगी। तो आप जब अपना कुंडली देखते हैं तो किसके हिसाब से देखते हैं? मैं देखता हूँ कि मेरा चंद्रमा कन्या राशि में है, तो कन्या राशि वालों पर जो प्रभाव पड़ता है वो मेरे ऊपर सबसे ठीक बैठता है। तो खुद की कभी कुंडली देखी है? हाँ बिल्कुल देखिए। कभी ऐसा लगा कि यार बात सही है? हमेशा। कुंडली में अगर कुछ गड़बड़ी है, कुछ दोष है राशि में या किसी भी आपके घर में, सो उसको सही किया जा सकता है? सही है, हम प्रयास कर सकते हैं। तो एक बात और, जब ये सब बात हो रही है तो हाथ किसी को दिखाना चाहिए? हाथ तभी दिखाना चाहिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो आपको। बिना बात के हर किसी के आगे हाथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके मन की जो शक्ति है, जो आप मन में सोच रहे हैं, आप देखेंगे ब्रेन से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड जो आपके न्यूरॉन्स हैं, जो आपकी सबसे ज़्यादा वायरिंग है, वो हैंड्स तक है। यहाँ आपने सोचा, वहाँ आपका हाथ एक्शन में आता है। मान लो आपकी तरफ कोई चीज़ उछल के आ रही हो, एकदम से आपका हाथ आगे आएगा, तो पहले आपने सोचा और एक्शन हाथ ने लिया। और अगर हम मेडिकल साइंस में भी देखें, ब्रेन से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड नर्व्स हैंड्स तक जाती हैं। जैसे जैसे आपके विचार बदलते हैं, वैसे वैसे हाथ की रेखाएं भी बदलती हैं। ये रेखाएं बदलती रही हमेशा? जो छोटी छोटी रेखाएं हैं, जो बड़ी रेखाएं हैं उनको बदलने में समय लगेगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी में हो, बहुत सारा थॉट्स में, ओवर थिंकिंग में हो, आप देखेंगे उसके हाथ में छोटी छोटी बहुत सारी रेखाएं होंगी, मतलब उसके थॉट बहुत ज़्यादा। और अगर किसी के हाथ में सिर्फ क्लियर कट 3 मेन लाइंस हैं और कुछ नहीं है, इसका मतलब बहुत सॉर्टेड है।
तो रेखाओं से क्या ये भी पता चलता है कि किसी की 2 शादियां होंगी? यस, जितना हम कुंडली से देख पाते हैं, पामिस्ट्री अपने आप में उतनी ही बड़ी विद्या है। सिर्फ हाथ देखकर ही सब कुछ बताया जा सकता है। यहाँ तक कि कुछ पामिस्ट तो ऐसे हैं जो हाथ देखकर कुंडली बना देते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरे बचपन में मुझे किसी विद्वान ने बताया था कि मेरी 2 शादियां होंगी। मैं तो अपनी शादी से बहुत खुश हूँ। अब मुझे नहीं लगता है कि कभी मेरी पुरानी कोई शादी हुई है। हाँ, तो देखो, जब ऐसी कोई प्रिडिक्शन की जाती है ना, वो उन्होंने अगर ऐसा बहुत सारे लोगों पर देखा होगा, एनालिसिस में पाया होगा कि जिसकी ऐसी रेखा है उनकी 2 शादियां होती हैं, या किसी क्लासिकल टेक्स्ट में ऐसा लिखा है, क्योंकि पुराने समय 2 शादियां होती थी, मल्टीपल मैरिजेस हो जाती थी। तो उस समय का अगर कोई नियम है तो उन्होंने क्लासिकल टेक्स्ट से पढ़ा, आपके हाथ में देखा, बता दिया। अगर आज के समय में आपके साथ नहीं हुआ, इसका मतलब है हमारी देश काल परिस्थिति वैसी है नहीं। तो मतलब ये पैटर्न्स के हिसाब से बताया जाता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। यस। एआई भी क्या करता है, ये तो करता है, क्योंकि आपने पास्ट ऐसी ऐसी चीज़ें खरीदी हैं, उसके बेस पे हम नया प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं। क्या एआई आने वाले टाइम में ज्योतिषी की जगह लेगा? नहीं ले सकता। नहीं लेगा। क्यों? वो ज्योतिषी को हेल्प कर सकता है कि मेरे हिसाब से जितने रूल्स आपने मुझे फीड किए थे, मैंने ये प्रेडिक्शंस बनाई हैं, मेरे हिसाब से व्यक्ति कैसा होना चाहिए, पर प्लीज़ चेक, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रूल्स में नहीं होती। एस्ट्रोलॉजर को अपने एक्सपीरियंस से पता होती है कि ये काम नहीं करेगा। लेकिन देखा जाए, एस्ट्रोलॉजर्स के भी दिमाग में चीज़ें फीडेड हैं, पैटर्न्स फीडेड हैं। तो क्या एआई एस्ट्रोलॉजर की जगह काम नहीं कर सकता और बेटर ढंग से? नहीं कर सकता, क्योंकि ज्योतिष में एक सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी कोई बात नहीं करता, वो है आपकी इंट्यूशन, वो आपकी साधना। आपको कुंडली में सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन आपको मन में पता है वो ठीक नहीं है। ये काम सॉफ्टवेयर नहीं करेगा, ये एआई नहीं करेगा। जैसे हम कुंडली मिलान करते हैं, सॉफ्टवेयर ने कहा हाँ दोनों मिल गई, 35 गुण मिल गए, तो हो जानी चाहिए। लेकिन अगर कोई एस्ट्रोलॉजर देखकर कहे कि नहीं, मैंने इस लड़के की कुंडली अलग से देखी है और इसकी कुंडली में विवाह अच्छा नहीं दिख रहा, तो मैरिज अच्छी नहीं जाएगी। एज पर रूल तो ठीक है, लेकिन उन्होंने अलग से देखा है, या उनका एक्सपीरियंस है कि ऐसी कुंडलियाँ ठीक नहीं जाती हैं। वो चीज़ आप एआई को सिखा नहीं सकते, क्योंकि ऐसे एक्सेप्शंस बहुत हैं और वो आपको एक्सपीरियंस करने पर ही पता चलता। मैं आपको एक फ़नी सा बात बताऊँ। जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरे पास, मैंने नया कंप्यूटर लिया हुआ था, तो बड़ा शौक़ था। तो मैंने अपना और अपनी वाइफ कंचन का कुंडली मिलान किया खुद से। उसने बड़े नेगेटिव बताए, बहुत नेगेटिव चीज़ें। फिर लास्ट में एक वर्ड लिखा था, फिर भी आप एक विद्वान से संपर्क कर लीजिए। यस, ये हमेशा रहेगा। आप देखिए, सबसे ज़्यादा एआई इस समय कहाँ यूज़ होता है, मेडिकल साइंस में, कि डॉक्टर को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सारी रिपोर्ट्स दीजिए और एआई उसको एक मॉडल में ट्रेन करके प्रेडिक्शन दे देगा कि आपको ये बीमारी है, क्योंकि हमने आपका देखा, इसमें हमें कैंसर मिला, इसमें ट्यूमर था, इसमें ये दवाई खानी चाहिए। उसने सब कुछ कर दिया, लेकिन वो भी फाइनल नहीं है। एक एक्चुअल डॉक्टर ही उसको पढ़ के बताएगा कि ये एआई ने कितना % सही जवाब दिया। तो वहाँ पर एक डोमेन एक्सपर्ट, एक ह्यूमन एक्सपर्ट हमें ज़रूर चाहिए होता। आपने देखा होगा कि अब जो रोबोट्स हैं वो सैंडविच भी बना देते हैं, है ना। आप उनको ट्रेन कर दो, वो बना देंगे। जैसे रोटी मेकर भी आ गया। आप ऐसी चीज़ें बनाते चले जाओगे, लेकिन जो ह्यूमन टच, जो माँ का खाना, वो थोड़ी मशीन देगी। बिल्कुल सही बात है। जो लोग हॉस्टल में रहे उनसे पूछिए, है ना, उनको मालूम है कि माँ के हाथ का जो टच है वो कैसे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ह्यूमन जिस तरीके से काम करते हैं ना, वो आप मशीन में कभी डाल नहीं पाओगे। हमारी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो नहीं उसमें डाल सकते आप मैथमेटिकल सब कुछ फीड कर देंगे, पर उसके बाद भी एक ह्यूमन टच आपको चाहिए होगा। 2025 में कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत भयानक है। 2025 में बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन शायद वो भारत में नहीं है। भारत के बाहर बहुत कुछ ऐसा होगा। हम सेफ हैं, भारतवासी सेफ है। भारतवासी सेफ हैं भी, लेकिन धीरे धीरे हम उस तरफ जा रहे हैं जहां भारत में भी गृह युद्ध की संभावना बनेगी।
2025 में? नहीं, आने वाले समय में 25, 26, 27, 28, 29, 30, 2030 तक। और हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि महाभारत जब हुआ तब शनि रोहिणी नक्षत्र से निकले थे और शनि रोहिणी नक्षत्र में 2030 में पहुंच जाएंगे। और ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब भी शनि रोहिणी नक्षत्र से निकले हैं दुनिया में हमेशा युद्ध हुए। ये पैटर्न है, हर 30 साल में ऐसा होगा, कहीं ना कहीं आप पैटर्न देखेंगे। 1971 की वॉर देख लीजिए आप, 2001 में जो 9/11 हुआ वो देख लीजिए, उससे पहले जो ये वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो अब अगर ऐसे एनालिसिस देखेंगे तो उस हिसाब से 2031 में कुछ ना कुछ बड़ा कांड 2030-31 हो सकता है। हमने प्रिडिक्ट किया है क्योंकि हमने ऐसा पैटर्न देखा है, लेकिन वो किस तरीके से होगा ये हमें नहीं मालूम। तो हम अभी इस तरह से देख रहे हैं कि जिन्होंने भी पॉजिटिव एनर्जी बहुत बिल्ड कर ली है, जो बहुत साधना करते हैं, जो बहुत प्रभु का नाम ले रहे हैं, वो तो सेफ रहेंगे। जब इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज आएंगी, अगर आप तैयार नहीं हैं, आपकी एनर्जी स्ट्रांग नहीं है, इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं, जैसे कोरोना में वो इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो जब आप बोलते हैं कि जैसे आपने बोला शनि रोहिणी नक्षत्र से गुजर रहे हैं, सो शनि या जब भी हम भगवान शनि, मतलब भगवान शनि और शनि राशि दोनों एक ही है? शनि को हम कभी भगवान नहीं कहते, शनि एक ग्रह है। अच्छा। हाँ, भगवान कहा गया भगवान सूर्य को, आदित्य कहा गया उन्हें भगवान आदित्य हैं। शनि को नहीं कहते हैं। और किसी भी ग्रह के लिए आप भगवान शब्द प्रयोग नहीं करते हैं, देवता कह सकते हैं। शनि देव हैं, चंद्र देव हैं, है ना, मंगल हैं, गुरु बृहस्पति हैं, इनको आप भगवान नहीं कहते। देवता और भगवान में अंतर है? बहुत फर्क है। कैसे? देवता के पास कोई खास क्वालिटी है, उसके लिए कोई खास काम निर्धारित है। जैसे हम कहते हैं कर्माधिकारी शनि, शनि का काम है कर्मों का न्याय करना, इससे ज़्यादा नहीं है। गुरु बृहस्पति का कार्य है आपको ब्लेस करना, सुख देना, जीवन में जितना कुछ अच्छा हो सकता है उसकी एक्सपेंशन देना। शुक्र का काम है आपको कलात्मक बनाना, वीनस एनर्जी आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक आ जाएगा, साउंड, म्यूज़िक, डांस, इस तरह की चीज़ें हैं, फाइन डाइनिंग है, लग्जरी है, इस तरह की चीज़ें हैं कि सुख भोगना चाहिए। तो शुक्राचार्य जो हैं, राक्षसों के जो गुरु हैं, वो इस तरह की एनर्जी देते हैं। तो सबका अपना अपना काम है, ये ईश्वर नहीं है। हाँ, इनकी साधना से या अगर ये स्ट्रांग हो तो आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। आप म्यूज़िक से भी पहुंच सकते हैं, संगीत से भी पहुंच सकते हैं। गुरु बृहस्पति कहते हैं कि आप ज्ञान मार्ग से भी जा सकते हैं। मरकरी बहुत इंटेलिजेंट है, तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिक भी लगा सकते हैं, वहाँ से भी ईश्वर को आप प्रश्न करते रहिए कि आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, वहाँ से भी जा सकते हैं। तो ये ईश्वर नहीं है, इनको एक रोल डिफाइन किए गए, ये उतना ही रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं कुछ डिफरेंट चीज़ों की, जो कुछ लोगों के लिए बहुत वियर्ड है, कुछ लोगों के लिए बहुत ख़ास है। जैसे सलमान खान हाथ में ब्रेसलेट पहनते हैं, फिरोजा बोलते हैं उसे। और बहुत से, जैसे एकता कपूर, ढेर सारी अंगूठियाँ। मेरा एक दोस्त था, बृहस्पतिवार को अलग ही तरीके से, जैसे चंदन लगाता था, टीका लगाता था, पीले वस्त्र धारण करता था, और किसी को 1 रुपये भी देता नहीं था, लेता नहीं था, धोबी को पैसे नहीं देता था, धोबी से कपड़े नहीं लेता था, बहुत सी चीज़ें। जो ये सब चीज़ें करते हैं, ढेर सारी अंगूठियाँ पहने हैं, सलमान खान जी ने ब्रेसलेट पहना हुआ है। ये सब क्या है? ये मन की शांति के लिए है या सच में कुछ होता है इससे फ़र्क? ये सच में काम करते हैं। हम इसको ऐसे समझते हैं, साइंस में हर एक चीज़ का अपना एनर्जी फील्ड है। मेरा, आपका, हर एक ऑब्जेक्ट का, हर चीज़ का एक अपना रेडिएशन है, अपना एक ऑरा है। जैसे मैग्नेट का समझ सकते हैं ना, मैग्नेट के पास आप लोहा ले जाएंगे तो समझ में आएगा कि इसका ऑरा यहाँ तक है, इसके दूर ले जाओगे तो काम नहीं करता, इसके पास लाओगे तो काम करता है। तो ऐसे ही अगर मैं आपकी बॉडी के पास कोई ऑब्जेक्ट लाऊं जिससे आपकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाए, तो ऐसे हमने रत्न जो हैं ढूंढे, उनको रत्न की श्रेणी में रखा, ये पहनने से ये फ़र्क पड़ता है, फिरोज़ा पहनने से ये होगा, मूंगा पहनने से ये होगा, डायमंड पहनने से ये होगा, गोल्ड धारण करोगे तो क्या होगा। तो हम 2-3 चीज़ों को कैटेगराइजेशन करते हैं, या तो वो धातु है, मेटल, गोल्ड पहनो, तांबा पहनो, चांदी पहनो, गुस्सा आता है तो चांदी पहन लो, है ना। तो या तो इनके प्रभाव आप पे पड़ते हैं, या जो धरती में से निकले रत्न उनके पड़ते हैं, या प्लांट लाइफ कि ये इसकी जड़ पहन लो, या इसके पत्ते जो हैं इसका आपको सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद आ जाता है, नेचुरोपैथी आ जाती है कि केला खाने से ऐसा होगा,
केले के पत्ते पे खाने से ऐसा हो। तो 3 अलग अलग हमने कैटेगराइजेशन, इनके प्रभाव हैं, क्या होते हैं, सच में होते हैं। बहुत से एस्ट्रोलॉजर हैं जो रत्न विद्या पर ज़्यादा काम करते हैं, तो वो आपको कहते हैं हमारा उपाय ही यही है, ये रत्न पहनो काम हो जाएगा। इस चीज़ का ये रत्न है, दूसरे का ये, तीसरे का ये, तो 4-5 रत्न हो सकते हैं। सब हर एक चीज़ के लिए एक रत्न पहन लिए, और उनका काम क्या है, वो एक खास वाइब्रेशन को आपके बॉडी में लेकर आएंगे। सपोज आपको हम कहें कि एक नॉर्मल कांच है, उसमें से सनलाइट को आपने रिसीव करना है, तो कैसे आएगी, जैसे सनलाइट आ रही है। अब मैं कहूँ इस कांच का हम लेंस बना देते हैं, फिर लाइट कैसे आएगी, तो आपको हैंडल नहीं हो रही, क्योंकि लेंस तो बहुत ज़्यादा उसको कॉन्सेंट्रेटेड कर देगा। ऐसे ही जो एनर्जीज बिखरी पड़ी हैं और आपके लिए काम नहीं कर रही थी, वो रत्न धारण करने से वो कॉन्सेंट्रेटेड आप तक पहुंचती हैं, और वो आपको वो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास नहीं है। अगर आपको कहते हैं शक्ति की कमी है, मंगल का मूंगा धारण कीजिए, मंगल शक्ति देगा आपको। ज्ञान चाहिए, गुरु बृहस्पति का धारण कीजिए। मन की शांति चाहिए, चंद्रमा का धारण कीजिए। तो ऐसे हर एक प्लैनेट के हिसाब से उनके प्रभाव ह्यूमन बॉडी पर स्टडी किए गए, वहाँ से विद्या निकलती है, रत्न विद्या। इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है? बिल्कुल होगा। कैसे? अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, या इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, एक एनर्जी के आने से बाकी 2 एनर्जी में फ्लक्चुएशन आ गई, तो फ़र्क पड़ेगा। मान लो आपने मूंगा धारण किया और मूंगा ने आप में बहुत सारा जोश भर दिया, लेकिन मन की शांति चली गई, अब आप रेस्टलेस रहते हैं, तो हम कहेंगे नहीं, फिर मूंगा या तो कम करो या उतार दो, ये ठीक काम नहीं कर रहा। तो हर चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी, आप अपने मन से नहीं ले सकते कोई मेडिसिन, कितनी मात्रा में कितना देना है। जैसे हमें ना रत्न धारण करना है, तो आपका वेट कितना है ना, आपके प्लैनेट कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं, देश काल परिस्थिति के हिसाब से सजेस्ट होगा। और वो अगर किसी दशा की वजह से मिला है कि आपकी क्योंकि शनि की दशा इसलिए पहन लो, तो जैसे ही शनि की दशा चली जाएगी उतार भी देना, उतारना भी है। और कुछ ऐसे हैं जो आपके बाय बर्थ जैसे प्लैनेट हैं, मान लो कोई प्लैनेट वीक है और हम चाहते हैं वो जीवन भर आपके लिए स्ट्रांग रहे, तो कहेंगे ये आपने रत्न पहन के ही रखना है, जीवन भर पहने ही रखना। अच्छा, कुछ रत्न ऐसे भी होते हैं। सो ये एग्जाम्पल वैसे ही है जैसे कि हमें सब्जी में नमक की ज़रूरत है, नमक हम डालने से स्वाद मिल जाता है, ज़्यादा डालने से स्वाद गड़बड़ हो जाती है। यस, बिल्कुल सही। मात्रा का निर्धारण ही सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो आप कहेंगे उस एस्ट्रोलॉजर ने बताया था, मेरा नुकसान हो गया। अरे मुझे भी किसी ने बताया था, ओपल जानते हैं, वाइट कलर का, और मैंने वो पहना, तो मैं एक्चुअली ऑफिस में बहुत डांट खाता था अपने बॉसेस से। तो मुझे किसी ने बोला कि ओपल पहनो कई चीज़ों के लिए, कि एकाग्रता आएगी, ऐसा कुछ था। तो मैंने पहना, लेकिन उसका पहनने के बाद इतना ज़बरदस्त उल्टा प्रभाव पड़ा, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझसे कोई भी लड़की मिलती वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाती थी बहुत ज़्यादा। ये मैंने फील किया है, और मैंने खुद 2 साल में उतारा है उसको। एक्चुअल में ये बोल के मैंने अपनी मदर को बोला, ये चीज़ बताया कि मम्मी ऐसे है, मुझे किसी ने बोला कि ये ओपल पहनो, मम्मा को पता था। और उसका पहनने के बाद जो मेरे लाइफ में प्रभाव दिखा है, मैं क्या ही बताऊँ, कि बहुत सी लड़कियां मेरी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती थी। ये मम्मा को भी मैंने जब बताया तो उन्हें भी ये समझ में आया कि हाँ, जब से पहन लो तब से ही है। तो मैंने बिना किसी से सलाह लिए मैंने उतार दिया वो। ये देखो कितना सुंदर एग्जाम्पल है समझने के लिए, क्या चीज़ें काम करती हैं। बिल्कुल इतने बड़े स्केल पे काम करते हैं कि कोई और आपके ऑरा की तरफ आकर्षित हो रहा है सिर्फ एक चीज़ पहनने से, और उतार देने से शांत हो जाएगा, मतलब उसका प्रभाव है। तो हर एक चीज़ का प्रभाव ऐसे आप देख पाते हैं कि सच में वो किसी न किसी चीज़, कोई एनर्जी तो मूव करती है उसकी वजह से। वो आपके लिए अनवांटेड है तो हटा दीजिए, अगर वांटेड है उसको पहनने से पैसे अच्छे आ रहे हैं, आपकी सेहत अच्छी हो रही है, मन की शांति, तो ज़रूर रखिए। तो जो लोग मूर्ख बना रहे हैं, मतलब इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोग मूर्ख बना रहे हैं यस अर्निंग के चक्कर में। सो उनको क्या उसका दुष्प्रभाव जो इनका है, मतलब क्या उनको भगवान देखता नहीं? भगवान किसी तरीके से उनकी परीक्षा नहीं लेता या उनको दंड नहीं देता?
उन्हें दंड भी मिलता है और इस तरह का जो कर्म करते हैं उसके बहुत बुरे प्रभाव लिखे भी गए हैं और ऐसे देखे भी गए हैं, ऐसा होता है। लेकिन बहुत बार लोग डिनाइल में उसको मानते ही नहीं। उनके जीवन में कष्ट आएंगे पर उसको इससे रिलेट करके नहीं देखेंगे कि तुमने जो अभी बुरा किया उसकी वजह से। मान लो अभी आपने कहीं पर बिना बात के किसी को मूर्ख बना के 1000 रुपये कमाए और उसका 2000 आपका ही नुकसान हो जाए, पर उसको रिलेट नहीं करेंगे, नहीं नहीं वहाँ से नहीं हुआ, ये तो वैसे ही लिखा था। तो हम तो बहुत ऐसा कहते हैं कि ये जो तुम कर रहे हो इन कर्मों के फल भी तुम्हें ही भुगतने हैं और बहुत बुरे वाले भुगतने हैं। क्यों? क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि अगर आपने किसी की वाइब्रेशन को चेंज किया है तो आप उसे जुड़ गए हैं। अगर तुम्हारी वजह से उसका नुकसान हुआ तो तुम पर भी वो आएगा। अगर तुमने किसी का अच्छा किया तो वो जो जीवन में अच्छा करेगा उसका फल तुम्हें भी मिलेगा। यही कर्म की थ्योरी है। आप किसी के अच्छे का साधन बनोगे तो पुण्य आपको भी मिलता है। आप किसी के बुरे में सहयोग करेंगे तो वो कर्म आपका भी जुड़ेगा। तो ये लोग समझते नहीं हैं, लेकिन इसके प्रभाव बिल्कुल होते हैं और बहुत बुरे वाले हैं। फिर लोग बाद में कहते हैं मैंने ऐसा किया ही क्या था जो मुझे फल मिल रहा है। वो उसको रिलेट ही नहीं करते। अच्छा, पुराने टाइम में मतलब लड़के भी लड़कियों जैसे ही बहुत सी चीज़ें पहनते थे, जैसे केश लंबे होते थे, कुंडल पहनते थे, टीका लगाते थे और बहुत कुछ। सो उसके बारे में आप मुझे ज़रा समझाएं विस्तार से कि ये क्या चीज़ें थी और आज के टाइम पे बंद क्यों हो गया है। देखिए, ये चीज़ें बहुत साइंटिफिक हैं कि हम अपने शरीर में कहाँ पर कौन सी चीज़ धारण करें जिससे हम अपनी उस एनर्जी को ज़्यादा अच्छा चैनलाइज कर पाएंगे। अगर हम कहीं बालों को लंबा करें और उसकी शिखा बना लें, चोटी बनाकर उसमें आप एक गांठ लगा लें, ऐसा करने से हमने देखा कि हमारी जो बॉडी में एनर्जी का फ्लो पैरों से लेके सिर तक आता है, वो सारी एनर्जी यहाँ तक आने के बाद यहाँ से रिलीज़ हो जाती है बाहर। अगर मैं चाहता हूँ वो एनर्जी मेरे लिए ही काम करे तो मैं उसको यहाँ लॉक कर दूँगा ताकि मैं एक शिखा को नॉट लगा दूँ तो वो एनर्जी बाहर नहीं जाएगी। तो ये एनर्जी की समझ से आता है कि मैंने इतनी साधना की पर पता नहीं प्रभाव कहाँ जा रहा था। तो इतनी साधना तो कर रहे हो लेकिन वो शरीर में से बाहर भी तो जा रही है, उसको रोकिए। इसीलिए पहले के स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी के भी शिखा बड़े बंद होते थे। यस, अगर आपकी शिखा बंद नहीं है तो बहुत बुरा मानते थे। जब आचार्य चाणक्य ने मगध में जाके ये प्रण लिया कि जब तक धनानंद तेरा नाश नहीं करूँगा मैं शिखा को बंधन नहीं दूंगा, तो वो इतनी बड़ी खबर थी कि वो जहाँ भी जाते थे हर कोई देखता था कि आचार्य चाणक्य ने शिखा में बंधन नहीं दिया है, मतलब कोई बहुत ही बड़ी बात हो गई है। इतना बड़ा डिसीजन कि मैं शिखा में बंधन नहीं दूंगा, ये किसी उस समय के लिए बहुत बड़ी बात है कि नहीं होगा। तो क्योंकि हम समझ पा रहे हैं कि इससे एनर्जी का इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है और कोई जान के ऐसा क्यों करेगा, वो भी इतने लंबे समय के लिए। तो ये अच्छा नहीं देखा गया। आजकल तो हम कहते हैं कि हाँ खुले बाल हैं, ठीक है, किसी को पता ही नहीं है क्योंकि एनर्जी की समझ नहीं है। अगर आप इसको खुद महसूस कर पाएँ कि एनर्जीज कैसे काम करती हैं आपके लिए, कैसे आप इसको रिजर्व कर सकते हैं अपने लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों करना चाहिए। आजकल हमने एक्सपीरियंस नहीं किया इसलिए मैं कहते ठीक ही चल रहा है। कानों में आपने कहा कुंडल धारण करते थे, तो ज्योतिष में इसको कहा गया है कि कान जो है वो आपके केतु हैं और केतु में छेद करके कुछ सोना पहन लीजिए तो वो गुरु बृहस्पति हैं। अगर केतु पर गुरु बृहस्पति आ जाए तो केतु के बुरे प्रभाव नहीं पड़ेंगे। केतु हर चीज़ को छुड़वा देता है, सन्यासी बना देता है या बहुत ज़्यादा चीज़ों में लॉस देता है। गुरु बृहस्पति विजडम देते हैं। लॉस भी होगा तो वो संभाल लेंगे, नहीं लॉस नहीं है, फोकस रहो, सब ठीक हो जाएगा। तो कुंडल धारण करने से आपका केतु का उपाय एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से साइंटिफिकली हमारे यहाँ एक नर्व होती है, अगर उसे पंक्चर कर दिया जाए तो आपकी कंसंट्रेशन बेटर होती है। तो आपका जो ब्रेन का बैलेंस है उसको बनाने के लिए कान में एक नर्व है, उसे पंक्चर कर दीजिए और वहाँ पर आप मेटल डाल दीजिए, फिर देखिए उससे आपकी एनर्जी बेटर हो जाएंगी। तो साइंटिफिक जवाब भी है, एस्ट्रोलॉजी में उपाय भी है और पुराने समय में हर कोई कर्ण छेदन संस्कार करता था। ये हमारा संस्कार है जो दोनों का होगा, कन्या का भी और पुरुष का भी। सो अब क्यों छोड़ दिया पुरुषों ने ये चीज़? ऐसा इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अगर हम देखें हमने कहाँ से छोड़नी शुरू की चीज़ें, चाणक्य के समय तक हमें मिलता है कि सब ऐसा कर रहे हैं, गुरुकुल परंपरा में सब जा रहे हैं। धीरे धीरे जब इन्वेजन्स होने शुरू हुए
और आप इन चीज़ों से हाईलाइट हो जाते हैं। वो ढूंढ ढूंढ के पकड़ के ऐसे लोगों को मार रहे हैं जिन्होंने शिखा धारण की है, जिन्होंने तिलक लगाया, जिनके कानों में कुंडल है, वो अलग ही दिख जाएंगे। उनसे खुद को बचाने के लिए आपातकाल में धर्म की रक्षा के लिए हम धर्म के चिन्ह ही गायब कर देते हैं ताकि बच जाएं। नहीं तो चुन चुन के सबको बाहर निकाल के कहेंगे हाँ देखो ये तिलकधारी है, ये शिखा वाला है, हम तो इन्हीं को ढूंढ रहे थे। जितने भी आप आक्रांतों की कहानी पढ़ते हैं वही है कि हमने इतने जनेऊधारी को एक दिन में मारा, तब जाकर इतने जनेऊ को तोल कर तो वो नाश्ता करता था। ऐसी कहानी है बहुत सारी। तो अगर आपकी यही चीज़ें आपके धर्म की रक्षा नहीं कर रही हैं तो आपातकाल में उसका लोप कर देना चाहिए। आपातकाल में, हमेशा के लिए नहीं। जैसे समय ठीक हो जाए वापस अपने रिचुअल्स पर आ जाइए। तिलक लगाने की प्रथा, तिलक धारण करने से क्या होता है कि हम तिलक किस चीज़ का धारण कर रहे हैं। हम चंदन लगा रहे हैं। अगर मैं मस्तक पर चंदन लगाऊं तो एनर्जी में क्या फ़र्क आएगा? पहले तो हम कहते हैं कि माथा ठंडा रहेगा क्योंकि चंदन ठंडा है। ज्योतिष में हम कहते हैं कि चंदन जो है वो गुरु बृहस्पति है, विजडम है। और माथा जो है आपका ब्रेन जो है वो आपका मरकरी है। मरकरी इंटेलिजेंस है, विजडम नहीं है। हमें विजडम भी चाहिए, तो हम पीले रंग का तिलक धारण करेंगे। अगर आप ज्ञान परंपरा में जा रहे हैं, अगर आप पढ़ाई में जा रहे हैं तो पीले रंग का रहेगा। अगर आप क्षत्रिय हैं और आप युद्ध के लिए जा रहे हैं और आपको मार्स एनर्जी एक्टिवेट करनी है, एक्शन लेना है, बहुत जोश आना चाहिए, तो लाल रंग का तिलक लगेगा। मेरी वाइफ कहती है कि मतलब कंचन केसरी हमेशा ये कहती हैं कि जितने भी परंपराएं हैं हमारी, जो हमारी संस्कार है, सारा साइंटिफिकली प्रूवन है और साइंस से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो चंदन या जो सिंदूर लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं, ये सब सारा साइंस से जुड़ा हुआ है। इसको कैसे देखते हो आप? बिल्कुल, ये सब कुछ साइंटिफिक है। और वही मैं कह रहा हूँ, इनके जवाब ना क्लासिकल फिजिक्स में थे नहीं, इसलिए लोगों ने मजाक बनाया कि तुम जो कर रहे हो इन परंपराओं का कोई लॉजिक नहीं बना। पर क्वांटम फिजिक्स से हम इनको समझा सकते हैं कि कैसे आपकी एनर्जीज को हम अच्छा करने के लिए कर रहे हैं। जितने भी महिलाओं के 16 श्रृंगार कहे गए हैं उसमें आपका सिंदूर धारण करना भी आएगा, गले में मंगलसूत्र भी है और हाथों में कंगन भी है, सारा कुछ 15 चीज़ें हो जाएंगी। 16वां जो श्रृंगार है वो पान खाना है। महिलाओं को पान खाना चाहिए, वो भी कौन सा? चूना लगाकर। अच्छा। चूने वाला पान खाना है, तंबाकू वाला नहीं, चूने वाला। और 40 के बाद तो कंपलसरी है कि वो खाएं। क्यों? साइंस। 40 के बाद महिलाओं में कैल्शियम की कमी होती है। चूना कैल्शियम है। अगर आप 16 श्रृंगार कर रहे हैं और आप पान रेगुलर खा रहे हैं, मतलब आपको कैल्शियम की डोज दी जा रही है। अगर आप आयुर्वेद में पढ़ें तो पान केवल टेस्ट के लिए नहीं है, वो एक मेडिसिन है। वो मेडिसिनल प्लांट की तरह खाया जाता है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। हम पूजा में भी कहते हैं तांबूल समर्पयामी, प्रभु को हम भोजन भी कराएंगे, हम उनको अर्घ्य भी देंगे, सब सारा कुछ कराने का लास्ट में तांबूल अर्पणम भी होता है। माँ लक्ष्मी को तो ज़रूर चढ़ता है, उसके बिना, पान के बिना देवी माँ की पूजा नहीं होती। तो आप ये देख पा रहे हैं कि हमने रिचुअल्स वो बनाए जो साइंटिफिकली आपको काम आएंगे। जितने भी आप आभूषण धारण करते हैं, बॉडी में ऊपर की जो एनर्जी है, हमें यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव चाहिए, ज़्यादा हम हीट में रहें। हीट मतलब वार्मथ रहेगी तो काम अच्छा करेंगे। तो हम गोल्ड ऊपर पहनते हैं, पैरों में गोल्ड नहीं पहनते, पैरों में चांदी पहनी जाती है जो ठंडा है। आप नहीं चाहते पैरों का बीपी बढ़ जाए, नीचे का बीपी बढ़ना दिक्कत की बात है। ऊपर का तो फिर देख लेंगे, नीचे का नहीं होना चाहिए। तो इसलिए नीचे चांदी जो ठंडा है, जो चंद्रमा है वो नीचे है, सूर्य जो है वो गोल्ड से जुड़ता है, उसको हम ऊपर पहनते हैं। और पुराने समय में राजाओं को जो गोल्ड का मुकुट पहनाते थे, वो इसलिए पहनाते थे क्योंकि गुरु बृहस्पति अगर कहीं हैं तो वो गोल्ड में ही है। विजडम अगर राजा को चाहिए तो उसके अपने सर के ऊपर एक पिरामिड जैसी शेप होनी चाहिए ताकि उसको विजडम आए और वो सही डिसीजन ले पाए। क्या बात है। बहुत कुछ है अपने संस्कृति में सीखने समझने के लिए, लोगों को पता नहीं है और आज के टाइम पे लोग उसका मजाक भी उड़ा लेते हैं, कई बार मजाक बना लेते हैं। मेरे ख्याल से ये अभाव के कारण में ही होता है, जानकारी के अभाव में और गुरु के अभाव में। बिल्कुल, जानकारी का अभाव इसलिए है क्योंकि
हमारी जो ज्ञान परंपराएं हैं, जो हम गुरुकुल में जाके सब सीखते थे, वो पिछले 2-3 पीढ़ियों से तो नहीं है। हम तो गुरुकुल नहीं गए, हमारे माता पिता नहीं गए, तो उन्होंने क्या किया, रिचुअल तो याद किए, आपको जवाब देते हैं बस ऐसे ही करना होता है क्योंकि हम कर रहे हैं, हमारे बड़ों ने कहा है। कर तो ठीक रहे हैं, उसका जो लॉजिक था वो गायब हो गया क्योंकि आपने गुरु से जाके पूछा नहीं, तो आधी चीज़ रह गई। अब हमारे पास आते आते ये हो गया, अब हम इसे माने कि नहीं माने, लॉजिक है नहीं, रिचुअल मुझे समझ नहीं आया, व्हाई शुड आई डू। अब हमें करना ये है, हमारा काम ये होना चाहिए कि हम ये सारी चीज़ें दोबारा से लोगों को समझाएं। और अब तो क्वांटम फिजिक्स भी है, तो अगर आपको रिसर्च पेपर चाहिए वो भी मिल जाएंगे। हर चीज़ के, हाँ, हर चीज़ के प्रमाण अब रिसर्च में साबित होकर पब्लिश हो रहे हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा बाहर के देश उठा रहे हैं, वो हमारी ही चीज़ों पे पेटेंट करा लेते हैं, हमारी ही चीज़ों को नए नाम से मार्केट करने लगते हैं। प्राणायाम हमारे यहाँ से सीखकर अमेरिका के लोग उसे कह रहे हैं ब्रीदोलॉजी। बुक लॉन्च कर दिए, ब्रीदोलॉजी हमसे सीखिए, अ कॉन्शियस ब्रीदिंग। अभी मुझे एक किसी डॉक्टर ने बताया, कनाडा में हमारे नीम के दातून भी बिकते हैं बहुत महंगे, और ऐसे कई औषधि बिक रहे हैं। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अमेरिका में आप जाके देखिए, इंडियन स्टोर में सबसे ज़्यादा रश तांबे के बर्तन और पीतल के बर्तन लेने के लिए। वो कहते हैं क्योंकि इंडियन टेक्स्ट में लिखा है इसको यूज़ करने का फ़ायदा है, तो वो पानी को कॉपर कंटेनर में रखना चाह रहे हैं, वहाँ कॉपर की बॉटल्स बिक रही हैं। सो एस्ट्रोलॉजी आप सिखाते भी हैं? हाँ जी, मैं ज्योतिष सिखाता हूँ। मैंने 2023 में शुरू किया सिखाना, और बहुत अच्छा अनुभव रहा। जिन्होंने भी ज्योतिष सीखा उन्होंने कहा हमारी लाइफ में जो परिवर्तन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कमाल है। तो मेरा ज्योतिष सिखाने का पर्पस ये है कि आपके जीवन में ऐसे चेंजेस आएँ कि आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करें ना करें, आपकी अपने जीवन के बारे में समझ बन जाए। अगर आपकी लाइफ में चेंजेस ही आ जाएं, इससे बड़ा एस्ट्रोलॉजर उपाय क्या देगा आपको? सर, कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारा मन अशांत रहता है, और कई बार ऐसा होता है बहुत एक्साइटमेंट रहता है अंदर, तो क्या ये जोडियक साइन एंड ऑल, इसका फर्क पड़ता है? हाँ, इनका प्रभाव तो सबसे ज़्यादा है ही, पर इसके अलावा हमारे पास जो लोकल इफेक्ट है हमारे आसपास, सराउंडिंग्स, उसका प्रभाव भी बहुत है। जैसे हम कहते हैं देश काल परिस्थिति, आप किस सिचुएशन में है, आपकी सिचुएशन आपको कैसी फील हो रही है, उस वजह से भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ शांत है, और फिर अगर ऐसे भाव आ रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल हमारे जो नक्षत्र हैं उनका, प्लैनेट्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव आप पर पड़ेगा। और ऐसा ज़रूर होता ही है, हर किसी के साथ होगा। बिना प्रभाव के इस सृष्टि में कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही, सब पे एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है। अगर आप चाहते हैं प्रभाव ना पड़े और सारा आपके कंट्रोल में आ जाए, वही चीज़ आपको अपनी शक्तियों को इतना जगाना है, इतना पावरफुल बनाना है कि अगर बाहर बारिश हो, बाहर धूप निकले, बाहर लू लग जाए, उसका आप पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी शक्तियों को नियंत्रित कर लिया है। सबसे ज़्यादा किस समस्या को लेके आते हैं लोग आपके पास? सबसे ज़्यादा मेरे पास तो करियर और पैसे को लेकर ही आते हैं। कोई ऐसा भी आता है जो शादी ना हो रहा हो? शादी वाले बहुत सारे केसेस आते हैं जो आफ्टर मैरिज आए हैं, कि शादी हो गई है, अब परेशानी है, तो हम उन्हें ये कहते हैं कि आप पहले क्यों नहीं आए। बहुत सारे उपाय हैं, जब विवाह नहीं हुआ तो हम बता सकते हैं कि देखिए ये कॉशन है, इसके साथ आप शादी करने जा रहे हैं तो ठीक है, बाद में नहीं हो पाएगा। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि डॉक्टर के पास मर्ज आने के बाद जाए, और एस्ट्रोलॉजर के पास मर्ज आने से पहले जाए। अब देखो, हाँ, ये ऐसा इसलिए क्योंकि जो हम भारतीय तरीके से विवाह जिसे कहते हैं, अग्नि को हम साक्षी मान के जब फेरे लेते हैं, ये कुछ छोटी घटना नहीं हो रही है, ये इतना आसान नहीं है। वहाँ पर दो व्यक्तियों की नहीं, हम दो परिवारों की एनर्जीज को हमेशा के लिए मिक्स कर देते हैं, और उसे अलग नहीं किया जा सकता। वो कार्मिक पैटर्न जुड़ गए तो जुड़ गए। इसीलिए अगर आप देखें, विवाह के समय में कुछ ब्राह्मण ऐसा भी करके दिखाते हैं कि एक जल इस गिलास में है, एक जल इस गिलास में, मैंने दोनों मिला दिए। अब दुनिया में कोई भी साइंटिस्ट इन्हें अलग अलग वापस वैसा नहीं कर सकता जैसे ये थे, अब दोनों एक ही हो गए हैं। इसी तरह से जो कन्या पक्ष है और जो वर पक्ष है, इन दोनों को अग्नि में साक्षी मानकर मंत्रोच्चारण के साथ दोनों के पितरों और देवताओं के आशीर्वाद से दोनों की एनर्जी मिक्स कर दी गई है। अब ये एक हो गए हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता।
इसलिए बहुत से ज्योतिष के उपाय विवाह के बाद पॉसिबल ही नहीं है, आपकी एनर्जी मिक्स होकर एक हो गई है। तो विवाह को एक केमिकल रिएक्शन के तरीके से हम बोल सकते हैं कि दो केमिकल को अगर हमने मिक्स कर दिया एक नया केमिकल बनता है और वो इरिवर्सिबल है, अब उसे वापस नहीं किया जा सकता। तो उसमें अगर कुछ सुधार हो गए तो हो गए, या आप अपनी ही साधना से अपनी शक्ति इतनी बढ़ा लें कि आप उस चीज़ को बैलेंस आउट कर लें तो ठीक है, लेकिन अब एस्ट्रोलॉजी में करने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं। जो एस्ट्रोलॉजी विद्या है, ज्योतिषी विद्या है, इससे क्या हमारे रिएक्शन में दुष्प्रभाव पड़ने वाला हो उससे पहले हम अगर हम जान जाएं तो क्या हम चीज़ों को रोक सकते हैं अनिष्ट होने से? हाँ, बहुत कुछ किया जा सकता है। समय से पहले अगर पता हो तो उसके बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा उपाय तो ये होता है कि अगर बहुत सी एनर्जीज मिक्स नहीं हो रही हैं, मैच हमें दिख तो नहीं रहा, पर आप कहते नहीं शादी तो यही करनी है, उस केस में ऐसा मुहूर्त निकाला जाए, उस समय प्लैनेट की इतनी स्ट्रांग ब्लेसिंग आपको मिल जाए कि जो एनर्जी के डेफिशिएंसी में दिख रहा था वो उस मुहूर्त की एनर्जी की ब्लेसिंग पूरा कर देगी। जो काम नहीं भी हो रहा था अब हो जाएगा। जिसकी शादी नहीं हो रही है, कई बार ऐसा होता है कि किसी की शादी नहीं हो रही है 2022 में, 23 में, 24 में, परेशान है, तो 2025 में ऐसा क्या करे कि उसकी शादी हो जाए? देखिए, वैसे अगर हम देखें एक नॉर्मल किसी को बताना हो कि विवाह हो जाए इसके लिए क्या करें, सबसे पहले तो अपने घर में फूल उगाएं। अपने घर में आप गमले में पुष्प उगाएं। पुष्प वीनस को रिप्रेजेंट करता है। वीनस विवाह का कारक है, शुक्र। अगर आपके आसपास वीनस एनर्जी है ही नहीं तो विवाह कैसे होगा? तो आपको जो भी वीनस के थीम है, अच्छा कपड़ा पहनिए, अच्छा खुद को सुगंधित रखिए, सुंदर बन के रहिए, वीनस ऐसे अट्रैक्ट होगा। अगर ये एनर्जी आपके आसपास नहीं है तो नहीं आएगा। तो जिस भी प्लैनेट का प्रभाव चाहते हो पहले उसको अपनी लाइफ में लेकर तो आओ, और सात्विक रूप से। ड्रिंक करना भी लोग कहते हैं वीनस है, वो नहीं चाहिए हमें। अच्छा, वो भी वीनस? वाइन एंड डाइन, यस। शुक्राचार्य किनके वो हैं गुरु? राक्षस, दैत्य। वहाँ तो कुछ भी मना नहीं है, तो सब कुछ करते हैं। वो तो मैन ईटर्स भी होते हैं, तो वो सब भी उनके गुरु हैं। गुरु बृहस्पति जो है वो सात्विक है। हमें विवाह के लिए गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद भी चाहिए और हमें शुक्र भी चाहिए। दोनों चाहिए, इसलिए हमें सात्विक तरीके से करना है। अगर आप कोई डेली रूटीन फॉलो करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, और फिर आप अपने मन में कोई भाव रखते हैं कि मेरा कार्य हो जाए, फिर उसके होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने अपने एनर्जीज को लेजर की तरह फोकस कर लिया कि मैं इसी चीज़ के लिए डेली प्रयास कर रहा हूँ। एफर्मेशंस का प्रयोग कीजिए, तब काम हो जाएगा आपका। खासतौर से मैरिज के लिए हम ऐसा भी देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में मंगल के उपाय कहे गए कि मंगलवार का व्रत करें। जितना मार्स एक्टिवेट होगा, मार्स कहता है टेक एक्शन, और मार्स के रिजल्ट इंस्टेंट आते हैं। अभी करेंगे अभी आएगा। तो इसलिए अगर आपको विवाह अभी चाहिए, इसी साल में चाहिए, तो मंगल को एक्टिवेट कीजिए। ये नॉर्मल उपाय हैं, लेकिन हर किसी की कुंडली देखकर स्पेसिफिक उपाय बताया जाएगा कि आपको मंगल का उपाय करना है, जो गुरु बृहस्पति का करना है या शुक्र का करना है, किसका करना है। हो सकता है आपका मंगल पहले ठीक हो, आपको मार्स की जरूरत नहीं हो, तो वो स्पेसिफिक हॉरोस्कोप से होगा। लेकिन ओवरऑल हम ये कहते हैं वीनस के थीम में जीवन जीना शुरू कीजिए। माँ लक्ष्मी वीनस का रूप है, मतलब घर में साफ सफाई कीजिए, सुंदरता वाली चीज़ें लाइए, लग्जरी वाली चीज़ें लाइए, तब जाकर ऐसे बनेंगे। अगर आपका ऐसे इसका बिल्कुल विपरीत है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम तो हमेशा काले कपड़े पहनते हैं, 4 दिन नहाते भी नहीं हैं, समय से खाते भी नहीं हैं, बाल भी नहीं बनाए, और ऐसे ही चल रहा है, कपड़े भी यूं ही पहन लिए, तो वीनस नहीं आएगा। जाहिर सी बात है। सो मांगलिक होना क्या पाप है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मंगलिक होना मंगल की अधिकता है। मार्स की एनर्जी आप में बहुत ज़्यादा है। अब आप में ज़्यादा है, सामने वाले में नहीं है, तो वो आपके मंगल को हैंडल नहीं कर पाएगा। आप हर बात में पैशनेट हो जाएंगे, हर बात में आप एक्शन लेने की बात करेंगे, सामने वाला थक जाएगा। आप कहोगे चलो हर रोज़ बाहर सैर पे चलते हैं, वो मेरे में तो इतना स्टेमिना ही नहीं है। आप मैराथन दौड़ सकते हैं, वो नहीं दौड़ सकता। तो अगर आप गाड़ी में 2 ऐसे पहिए लगा रहे हैं जो कभी नहीं थकता और जो हमेशा थक जाएगा, तो क्या होगा? एक घोड़े के साथ
आप बैलगाड़ी का बैल जोड़ दें तो क्या होगा? बैलेंस बैल की अपनी विशेषता है, घोड़े की अपनी विशेषता है, उनका इम्बैलेंस नहीं चाहिए। तो मंगलीक होना बुरा नहीं है। अगर कोई मंगलीक है तो उसको भी उसी लेवल का मंगलीक चाहिए ताकि दोनों घोड़े बन सके। अगर कोई नॉन मंगलीक है तो दोनों को नंदी चाहिए ताकि वो बैलगाड़ी बन सके। ये मिक्स मैच नहीं करना, तब दिक्कत आती है। तो जो मांगलिक होते हैं उनकी शादी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। उनकी शादियां भी बहुत लेट होती हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि घर में ये बोला जाता है कि एक काम करो, मांगलिक हो, शादी पहले पेड़ से कर लो, किसी जानवर से कर लो। ये सब क्या है? ये ऐसा इसलिए है, इसको हम बोलते हैं सेकंड मैरिज कॉन्सेप्ट। अगर आपके विवाह में कोई कष्ट लिखा है, और वो कष्ट मोस्टली ये होता है कि अगर किसी का मंगल भारी हो तो सामने वाला पार्टनर है वो शायद जीवित ना रहे, या वो बीमार हो जाए, या कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो अगर ये मुझे मालूम है इस व्यक्ति की जिससे मैरिज होगी ये कष्ट उस पर जाएगा, तो हम कहते हैं कुंभ विवाह कर लें, पेड़ के साथ कर लें, या हम जो लड़कियों को कहते हैं कि आप नारायण के साथ कर लें। तो वो हम कहते हैं पहला जो कष्ट था वो पहले विवाह के साथ हमने हील कर दिया। वो कष्ट पेड़ पे चला जाएगा, कुंभ पे चला जाएगा, या जो भी एनिमल है उसमें चला जाएगा। अब जो आपकी मैरिज है वो सेकंड मैरिज मानी जाएगी। तो उसमें हम उम्मीद करते हैं कि ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट था ये हील हो गया है, अब इस पर नहीं आएगा। ये इसका उपाय है। लेकिन जब मांगलिक व्यक्ति जब शादी करता है किसी जानवर से, तो उसकी जान की कीमत का क्या होगा? यस, उपाय की कीमत देनी पड़ती है। तो उसने पाप नहीं कर दिया? बिल्कुल किया, आपने अगले जन्मों के लिए एक्सचेंज बांध लिया है। आप ये कह रहे हैं मेरे सिर पर 100 किलो का भार था, आज मैंने इसके सिर पे डाल दिया, मैं जीवन जी लूं। वो अगले जन्म में आएगा आपको वापस देने कि तुम्हारा ही था, ले लो वापस। क्या पुनर्जन्म होता है? बिल्कुल होता है। प्रमाण? प्रमाण ही प्रमाण है। जितने भी आप ध्यान साधना के जो विशेषज्ञ हैं, या अगर आप खुद भी साधना करें और ऐसे डायमेंशंस को एक्सपीरियंस करें, वहाँ इसके प्रमाण हैं। वही मैं कह रहा हूँ, क्लासिकल फिजिक्स से नहीं समझाया जा सकता, लेकिन ऐसे कितने ही आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका जन्म हुआ और वो आपको बता दे देंगे पास्ट लाइफ में वहाँ था, वहाँ जाके आप देख लीजिए। डॉक्टर ब्रायन वाइस ने इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। वन लाइफ मैनी मास्टर। तो एक ही व्यक्ति है, एक ही कॉन्शियसनेस है, अलग अलग जन्म में उसने अपने बताए एक्सपीरियंस। तो डॉक्टर ब्रायन वाइस तो वो है साइकोलॉजिस्ट हैं, अमेरिका में है। तो हम ये भी नहीं कह रहे कि वो हमारे रूल मान रहे हैं। उन्होंने अपने जो साइकोलॉजी में लोगों को एक्सपीरियंस करते देखा, उनके एक्सपीरियंस सुने और उनको वेरीफाई किया, तो उन्होंने बुक्स लिखी हैं, रिसर्च आर्टिकल लिखे हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया है कि हाँ पास्ट लाइफ होती है, बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया, बताया भी है, उन्हें प्रमाण भी दिए हैं कि मैं इस घर में था, वहाँ पर उस अलमारी के पीछे ये चीज़ मैंने रखी थी, जाके देख लो, मिल जाती है। बहुत एक क्या बहुत सारे उदाहरण हैं। मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद क्या होता है, अगर हम इसको एनर्जी लेवल पर देखें तो बहुत सारी डायमेंशन में आप एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसमें से एक डायमेंशन है हमारी ह्यूमन बॉडी। अगर आप इस बॉडी में नहीं है तो आप कहीं और एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी वहाँ भी है, कॉन्शियसनेस वहाँ भी है, आपको सुख और दुख का एक्सपीरियंस वहाँ भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सपने में कुछ देख रहे हैं और आप कह रहे हैं बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा खाना खाया, बहुत ही अच्छा लग रहा था, आंखें खुली, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पर आपने एक्सपीरियंस तो किया। मतलब फिजिकल बॉडी के परे भी एक्सपीरियंस होते हैं। यही चीज़ें हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में लिख दी गई कि जब शरीर छोड़ देंगे तो आत्मा को नरक जाने पर ऐसे ऐसे कष्ट अनुभव होंगे, स्वर्ग में ऐसे सुख होंगे। किसको होंगे? आपको फील होगा जैसे ड्रीम स्टेट में आप करते हैं ना, ये उस उदाहरण से समझ सकते हो, वैसा एक्सपीरियंस होता है विदाउट बॉडी। और ये एक्सपीरियंस कौन से वाला होगा, अच्छा कि बुरा, वो डिपेंड करता है आपका वाइब्रेशनल लेवल कैसा है। जितना वाइब्रेशन लेवल स्ट्रांग है उतने आप पॉजिटिव एक्सपीरियंस में जाएंगे, जितना आपका वाइब्रेशन लेवल लो है आप लोअर वाइब्रेशन में जाएंगे। जिन लोगों की मेमोरी पावर बहुत बड़ी होती है, अच्छी होती है, तो क्या उन्हें अपने पुनर्जन्म की चीजें याद होती हैं? याद कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होती हो, किया जा सकता है। साधना में जाकर बहुत ज़्यादा इस तरह की मेमोरी पर जोर देकर कि मुझे याद करना है, आज मैंने क्या क्या किया, कल क्या किया था, परसों क्या किया था,
1 साल पहले क्या किया था, जब मैंने जन्म लिया तब क्या किया था, और उससे पहले मैं कहाँ था। आप मेमोरीज के ही एक एक लेयर को एक्सेस करते जाएंगे तो सबकॉन्शियस में सारा कुछ एक्सेस मिल जाएगा, पर ये साधना करने से हो जाएगा। हर व्यक्ति को बाय डिफॉल्ट ही नहीं मिलता। इसके विषय में सनातन धर्म में ये कहा गया है कि जब तक आपने जन्म नहीं लिया है, आपका बस जन्म होने वाला 5 मिनट रहते हैं, तब तक जीव को सारी चीज़ें याद रहती हैं, क्योंकि वो तब तक आत्मा है। वो जहाँ से भी आया जन्म लेने, उसका पास्ट लाइफ सब कुछ उसकी मेमोरी में बिल्कुल फ्रेश है। जिस क्षण वो जन्म लेकर बाहर आया, उसी समय उसकी वो सारी मेमोरी, सारी एनर्जी लॉक होके कुंडलिनी शक्ति में चली जाती है। तो जन्म से पहले हर जीव कहता है, हे भगवान मैंने बहुत अच्छा बुरा किया, मेरे को सब याद है, भगवान की कसम अब जन्म लेके ना बस मुक्ति का साधन करूंगा, क्योंकि उसको याद है। जैसे ही जन्म लिया और वो रोने लगता है, उसकी नई आइडेंटिटी एक्टिवेट हो जाती है कि वो बालक है, उसकी अब याद नहीं रहा। और इसके प्रमाण हमें ऐसी सुंदर कहानियों में मिलते हैं कि जो भगवान कपिल थे, उन्होंने कहा मैं नहीं जन्म लूंगा, मुझे भी तो याद है, जन्म लेते ही तो भगवान की माया मुझे घेर लेगी, याद नहीं रहेगा, इसलिए मैं आऊंगा ही नहीं बाहर। या कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी साधना के दम पे जन्म के बाद भी याद रख पाते हैं, तो उन्हें याद रह जाता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने क्यों जन्म लिया। जैसे हम कहते हैं जिनके नाम पे भारत नाम पड़ा, भरत, उन्हें याद था कि मैं तो राजा भरत हूँ, और वहाँ से मैं एक हिरण के मोह में पड़ गया तो मेरा हिरण के रूप में जन्म हुआ, तब भी उन्हें याद है मैं भरत हूँ। उसके बाद उनका जन्म होता है जड़ भरत के रूप में, तब भी उन्हें याद है कि मैं भरत था और आज मैं जड़ भरत बन के ब्राह्मण के घर में हूँ। तो जब एक राजा ने उसको बहुत डांट दिया कि तुम्हें काम नहीं आता करना, तो उसने कहा तुम किस बात का घमंड कर रहे हैं, तुम जहाँ राजा बने बैठे हो ना, ये सारा क्षेत्र कभी मेरा था, मैं वो भरत हूँ, आज मैं जड़ भरत हूँ और मैं समझ चुका हूँ। सो कुंडलिनी शक्ति जो आप बात कर रहे हैं, कभी आपने इसको जागृत किया है? ना किया है ना करूँगा। क्यों? क्योंकि ये साधना बहुत मुश्किल है। कुंडलिनी शक्ति को जगाना सबसे डेंजरस काम है। आजकल जो आप देखेंगे मार्केट में चलता है ना, कुंडलिनी शक्ति जगाने के लिए ऑडियो सुनिए या 5 दिन का वर्कशॉप कीजिए, आपके 7 चक्रास एक्टिवेट कर देंगे, ये नहीं करना। कुंडलिनी शक्ति आपकी सबसे ज़्यादा, ऐसे समझो न्यूक्लियर रिएक्टर है, आप उसे खोल के नहीं देख सकते, उसको बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप अपनी स्पाइन में फ्लो करा सकते। तो आपको योग करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको कीर्तन करना चाहिए, जिससे धीरे 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 आपके 7 चक्रास में आएगी। पर कोई कह दे मेरी कुंडलिनी शक्ति आज ही जगा दीजिए, या मुझे रिग्रेस करके 1 साल में 7 चक्रास एक्टिवेट करने हैं, तो बहुत डेंजरस है। गो स्लो, जितना स्लो जाओगे उतनी आपकी स्टेबल ग्रोथ होती है। जितना एनर्जी लेवल बन जाएगा ना, वापस नहीं जाएगा। बहुत से लोगों के साथ वो एकदम कोई अपना चक्र एक्टिवेट कर लेते हैं और पागल हो जाते हैं, क्योंकि उसके लिए तैयार नहीं थे। जो परमहंस योगानंद जी हैं, उन्होंने इस चीज़ को ऐसे कहा कि बिना साधना के व्यक्ति ऐसे है जैसे 0.5 वॉट का बल्ब। अगर मैं उसको 440 वोल्ट दे दूं, क्या होगा? ब्लास्ट। फ्यूज कैसे उड़ जाते हैं ना, फ्यूज एक पतली सी वायर है, वो उतना ही झेल पाएगा जितनी सी कैपेसिटी, ज़्यादा दोगे नहीं लेगा। तो जब तक आप साधना से खुद को धीरे धीरे वो 0.5 से 100 वॉट फिर 200 वॉट नहीं लाओगे, तो यूनिवर्स की एनर्जी को हैंडल कैसे करोगे? इसलिए हनुमान जी की जो साधना करते हैं, एक ऐसी कहानी है साउथ इंडिया में, एक भक्त थे, उन्होंने हनुमान जी की इतनी साधना की, हनुमान जी प्रकट हो गए। अरे क्या मांगता है? वो कहता है आपकी जो सबसे छोटी उंगली है ना, उसका बल मुझे दे दो। हनुमान जी कह रहे मैं अपने एक बाल का भी बल दे दूं ना, एक रोए का, उसमें भी तुम हैंडल नहीं कर पाओगे, तुम्हारा शरीर इसलिए बना नहीं है। तो साधना से ऐसी शक्तियां आ तो जाती हैं, आपसे हैंडल नहीं होती। हम क्यों कहते हैं कि जो राधा कृष्ण को रास करते देख लेते हैं वो फिर पागल हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी एनर्जी है, आपका शरीर उसके लिए तैयार नहीं था। साधना कर लोगे तो हो जाएगा, साधना में समय लगेगा। तो आप योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आप मेडिटेशन और साधना, मंदिर में जाइए, कीर्तन कीजिए, ये बहुत आसान तरीके हैं। काम इससे भी वही होगा जैसे तुलसीदास जी के जीवन में हुआ, मीराबाई के जीवन में हुआ। भक्ति मार्ग से आसान हो जाता है। 2025 के लिए कोई ऐसा मंत्र जिससे अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति की जा सके? हाँ, उसके लिए हमें गुरु बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना है। गुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र किसी भी चीज़ को बढ़ा सकता है।
आप जो भी इच्छा पूरी करना चाहते हैं वो रोहिणी नक्षत्र कर सकता है, क्योंकि वहाँ चंद्रमा उच्च के होते हैं, सबसे स्ट्रांग एनर्जी होती है। गुरु बृहस्पति वहाँ जाकर किसी भी चीज़ को ग्रो कर सकते हैं। आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए, पीस चाहिए, विजडम चाहिए, जुपिटर सब देंगे आपको। तो हमें गुरु बृहस्पति को अच्छा करना है, और गुरु बृहस्पति के लिए जितनी भी आप पूजा पद्धति हैं, जितने भी आपके सात्विक तरीके हैं, वो सब गुरु बृहस्पति को अच्छा करते हैं। पीला रंग पहनिए, पीले रंग का जितना प्रयोग करेंगे गुरु बृहस्पति उतना स्ट्रांग होता है। जितना मंदिर जा सकें आप पीला चंदन धारण करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले रंग का रुमाल रखिए अगर कर सकते हैं, पीला धागा बांधिए अगर बांध सकते हैं तो, नहीं तो पीतल का प्रयोग करें। पीतल के बर्तन पुराने टाइम में इसीलिए यूज होते थे क्योंकि हम गुरु बृहस्पति को अच्छा करना चाहते हैं, जो एक्सपेंशन देते हैं। गरीब से गरीब घर में भी सोने का बर्तन नहीं होगा, पीतल का जरूर होगा। विवाह के समय में एक टोकरा ऐसा आएगा जिसमें पीली मिठाई होगी, पीले लड्डू बूंदी के देसी घी से बने हुए। देसी घी गुरु बृहस्पति हैं, जो पीली बूंदी है वो गुरु बृहस्पति हैं, मिठास जो है वो गुरु बृहस्पति हैं। तो अगर मैं किसी का विवाह में शुभ चाहता हूँ तो मैं उसे पीले बूंदी के लड्डू दूंगा। तो ये जो हमारे छोटे छोटे चीज़ें हम करते थे पुराने टाइम में, वो एक्चुअल में उपाय हैं, उनसे आपकी चीज़ें पूरी होती है। प्रभु का भोग कभी भी लगेगा पीतल में लगेगा, लोहे में नहीं लगता, स्टील में नहीं लगता। तो गुरु बृहस्पति पर जितना काम करोगे उससे धन भी आएगा। कैसे? धन का कारक है लक्ष्मी जी, वीनस, शुक्र। गुरु बृहस्पति हैं पीले रंग के वस्त्र धारण करने वाले नारायण जी। लक्ष्मी नारायण जी को अगर बुलाना हो, सिर्फ नारायण जी को बुला लो, अच्छा, लक्ष्मी जी अपने आप आ जाती हैं। राजा बलि ने यही किया था। राजा बलि ने सिर्फ नारायण से कहा आप मेरे साथ पाताल चलिए, लक्ष्मी जी खुद ही आ गई, मैं इनके बिना नहीं रहती। सिर्फ लक्ष्मी जी को बुलाने जाएंगे, हो सकता है उल्लू पर बैठ कर आए, पैसा बहुत आएगा, शायद बुद्धि नहीं आएगी। लक्ष्मी नारायण को बुलाएंगे, दोनों आएंगे, गरुड़ पर बैठ कर आएंगे। तो हमें लक्ष्मी नारायण की कृपा चाहिए। तो इसलिए जितना हो सके आप वो सब चीज़ें कीजिए जो पुराने समय में हमारे बड़े करते थे। वो जुपिटर ही स्ट्रॉन्ग करते थे। जुपिटर है फलदार वृक्ष। आजकल हम ऐसे पेड़ लगाने लगे हैं जो सिर्फ सुंदर लगते हैं। हमें फलदार चाहिए। पुराने समय में याद करो अपने बचपन में जगह जगह आपको ऐसे पेड़ मिल जाते थे, कोई अमरूद का है, कोई केले का है, कोई शहतूत का है, कहीं बेर लगे हैं, कुछ भी लगा है। तो जितने फलदार वृक्ष होंगे उतना जुपिटर आपके आसपास भी अच्छा होगा। ये आपको करना है। हाउसवाइफ के लिए कुछ बताइए कि 2025 अच्छा बनाने के लिए, घर में सारी सुख सुविधाएं हो, उन्हें क्या करना चाहिए? हाउसवाइफ को सबसे ज़्यादा तो ये करना चाहिए कि जितनी वो अपनी फेमिनिन एनर्जी में रहेंगी, डिवाइन फेमिनाइन देवी माँ है, जितना वो देवी माँ से जुड़कर रहेंगी उतनी आपकी एनर्जी काम करेगी। अगर आप विवाहिता हैं तो जितना भी आप 16 श्रृंगार करके घर में रहें उतनी घर में बरकत आती है। जितना आप अग्नि तत्व को प्रणाम करें, देवी माँ ही अग्नि स्वरूपा है। अगर आपके घर में हर रोज जोत जलती है तो ये बड़े सारे उपाय कर देता है। ये भगवान सूर्य का भी है, ये गुरु बृहस्पति का भी है, ये शुक्र का भी है, देवी माँ का भी है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आपकी एनर्जी चैनलाइज रहती है घर में। और फीमेल एनर्जी को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेड कलर पहनना चाहिए जो देवी माँ का कलर है। रेड कलर पहनने से फीमेल एनर्जी सबसे बढ़िया काम करती है। तो जितने भी डार्क ब्लैक ग्रे ऐसे जो कलर हैं वो मत पहनिए। तो जितने शुभ कलर हैं पीला, हरा और लाल, इनका जितना प्रयोग करेंगे आप घर में देखेंगे। सारे मतलब कपड़े जो हम पहनते हैं उसका प्रभाव पड़ता है कि आपके लाइफ में कैसे आप इसको इसको हम कलर थेरेपी कहते हैं साइंस में। आपकी लाइफ में कौन सा कलर ले आए, जैसे मैंने कहा ना हर चीज़ का ऑरा है अपना, आपका एनर्जी फील्ड है। ग्रीन लाने से अच्छा प्रभाव है, रेड अच्छा है, येलो अच्छा है। ब्लैक लाओगे सारी एनर्जी दबा देगा। जितना दुनिया में आप डिप्रेशन देख रहे हैं कि मन अशांत है, नींद नहीं आती है, आप देखिए मैक्सिमम जगह हम ब्लैक कलर पहनने लगे। शादियों में, पार्टी में, हर जगह ब्लैक। तो ब्लैक ठीक है,
इतना मत करो कि बाकी सारे कलर आपके वार्डरोब से चले जाए। स्टूडेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या स्टूडेंट्स क्या करें 2025 में कि उनके लिए जो कुछ भी वो पढ़ें वो सिद्ध हो जाए? हाँ, स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं कि उनको पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में फेस करके पढ़ना चाहिए। ये इस अच्छा। समय बहुत बढ़िया काम करेगा, वैसे तो हमेशा ही करता है। ये तो वास्तु का अपना नियम है कि अगर आप पूर्व दिशा में मुख करके पढ़ेंगे तो भगवान सूर्य की कृपा से आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आती है, बहुत क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, आप नया सोच पाते हैं, चीज़ों को जल्दी समझ पाते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल आंसर चाहिए कि मुझे मैथ्स करना है, कैलकुलेशंस करनी है या कोई बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें करना है, तो आप उत्तर दिशा में मुख कीजिए, उससे आपका लॉजिक बड़ा स्ट्रांग होता है। तो अगर ये करेंगे और आपकी स्पाइन अगर सीधी रहे, फिर आप देखिए आप जो भी पढ़ेंगे आपको फोटो मेमोरी की तरह होगा, जो मैंने पढ़ा याद रह गया। क्या बहुत बढ़िया बताया। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइए कि ज्योतिषी जिस तरीके से आज के टाइम पे कई लोगों ने विद्या बना लिया, मतलब बिजनेस बना लिया है ज्योतिषी विद्या को। सो क्या हमें ज्योतिषी के पास जाना चाहिए किसी समस्या को लेके, या ये भ्रम है कि हमें जाने से काम होगा? देखिए अगर आप पर सच में कृपा होगी तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे। अच्छा। अगर आपको उपाय मिलना होगा थ्रू एस्ट्रोलॉजर, तभी आप उसे कांटेक्ट करेंगे, नहीं तो आप परेशान होते ही रहेंगे। अगर आपके कर्मों में ऐसा लिखा है कि 5 साल दुखी रहोगे तो आप एस्ट्रोलॉजर पर जाओगे ही नहीं। जब कर्म की बात हो रही तो आप बताइए भाग्य क्या है? हाँ, भाग्य क्या है? जो भी आपने पास्ट लाइफ में कर्म किया है उसके हिसाब से जो पैटर्न आपके फिक्स हो गए हैं कि इन पैटर्न पे ही आपको रिजल्ट मिलेगा, वो आपका भाग्य है। तो भाग्य एक्चुअल में कर्म से ही बना है। आपने, अगर मैं कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ 2025 में मेरी बहुत अच्छी सेहत हो जाए, तो उसके लिए कर्म आपने पिछले 5 साल में अगर किए हैं, बहुत आपने फिटनेस पे ध्यान दिया है, नियम से खाया है, सोया है, तो आप कहेंगे ये मेरा भाग्य उदय हो गया, अब मेरा सेहत अच्छा है। तो भाग्य बनाना पड़ता है, कर्मों से बनता है। जो हम कहते हैं कि मैं तो भाग्य में लिखवा के लाया हूँ, वो भी पूर्व जन्म के कर्मों से ही बना है, वो कहीं हवा से नहीं आया है। क्या इधर माथे पे लिख दिया, ये किस्मत ऐसे नहीं लिखी हुई, आपके ही कर्म है। और इस समय अगर आप अच्छे कर्म कर लेंगे तो आप इस जीवन में और अगले जीवन में भी अपना भाग्य ही सुधार रहे हैं। कई लोग कहते हैं, हमारे पास भी कई लोग जो हमें जानते हैं कह देते हैं कि किस्मत थी इसलिए यूट्यूब में आप बड़े हो गए। सो ये किस्मत है या कर्मा? आपको, हाँ मेरी किस्मत में है, क्योंकि मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए हैं कि इस जीवन में मुझे फल मिले। मुझे ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म का नहीं, इसी जन्म का कर्मा हमारे किस्मत को चेंज करता है। वो तो है ही, जो आप इस जीवन में कर रहे हैं, जो आपने अभी एफर्ट किया है, उसका रिजल्ट तो आपको अभी दिखेगा ही दिखेगा। पर उसमें जब हम कहते हैं ना सपोर्ट मिल जाता है, आप कुछ करना चाह रहे थे और वैसी देश में भी वैसी चीज़ें हैं, यूट्यूब भी आ गया है, लोग भी यूट्यूब देख रहे हैं। हो सकता है आप 2006 में भी चाहते थे करना, पर यूट्यूब ही नहीं था, लोगों के पास इंटरनेट ही नहीं था, तो परिस्थितियाँ नहीं थी। जब आप भी अपना एफर्ट कर रहे हैं और जब सिचुएशन भी आपके अकॉर्डिंग आ जाए, इसका मतलब है कि पूर्व जन्म के कर्मों का फल प्लैनेट्स की ब्लेसिंग के रूप में, प्लस इस जीवन का आपका जो इंटेंशन है, आपने जो एफर्ट किया है, वो दोनों मिलाकर आपको रिजल्ट मिलता है। जाते जाते 5 ऐसे उपाय बताइए घर में हर किसी को जरूरत है। मतलब बच्चे को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, हाउसवाइफ्स को क्या करना चाहिए, घर के पुरुषों को क्या करना चाहिए, ये सारे समाधान आप बताइए। तो अगर हम ऐसे उपाय देखें जो हर किसी पर एप्लीकेबल है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, तो हम यही कहेंगे जितना हो सके आपको कोई दिन का एक नियम बनाना चाहिए। आप डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, बच्चे का अपना डेली रूटीन रहेगा, बड़ों का अपना रहेगा, लेकिन आपको नियम से ही करना है। जिसमें सबसे पहला नियम ये आता है कि जैसे हम कहते हैं ज्योतिष में आपको प्लैनेट्स कहाँ है, मुझे तो दिख नहीं रहे, प्रभाव कहाँ है, तो हम कहते हैं भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, वो तो दिखते हैं। अगर आप सन के साथ अपने आप को अलाइन कर लेंगे, उनके साथ उठेंगे, उनके साथ दिनचर्या करके शाम को टाइम से सो रहे हैं, अगर इतना भी हर व्यक्ति कर ले, तो आप देखेंगे आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है, आप ये कह के अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मुझे लोगों का फायदा चाहिए कि अगर हम सब भगवान सूर्य से ही जुड़ जाएं,
तो सच में एस्ट्रोलॉजर की आवश्यकता नहीं है। सब व्यक्ति इतने ज़्यादा गाइडेड हो जाएंगे, जैसे हम कहते हैं कि सतयुग में किसी को बताने की जरूरत नहीं थी, उपदेश देने की जरूरत नहीं थी कि क्या करो, वो मन से ही उनको इतना अच्छा आता था कि वो पॉजिटिव ही चलते थे, रूल बुक बनाने की जरूरत नहीं थी। तो अगर आज भी ऐसा हो जाए, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन अगर आ रही हो, और ये वेलकम है। और ये उपाय मैंने इसलिए कहा है, अगर आप देखें बहुत से प्लैनेट ऐसे हैं जिनका उपाय किसी को करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। शनि के उपाय भी हर कोई नहीं कर सकता है। जिनका शनि उच्च का है उन्हें कहते हैं दान मत करना। जो भी प्लैनेट उच्च का उसका दान नहीं होगा। अच्छा। भगवान सूर्य पर सबका अधिकार है। भगवान सूर्य को हर कोई जल दे सकता है, हर कोई उनको सुबह उठ के प्रणाम कर सकता है, सूर्य नमस्कार कर सकता है। और भगवान सूर्य का फल हर किसी को समान रूप से मिलता है। वो किसी में कम ज्यादा नहीं करते हैं, किसी भी रूप में नहीं करते हैं कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा, नहीं। भगवान सूर्य सबको ब्लेस करते हैं। और अगर साइंटिफिकली देखें तो हम कहते हैं अगर आप सुबह की सनलाइट लें जिसमें आपके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं आती, क्यों नहीं आती? क्योंकि सन का जो एंगल बनता है उस सनराइज के समय, वो हमारे इन्वायरमेंट से होके इस तरीके से फिल्टर होके आता है कि वो रेडिएशन नहीं आती। जब वो बिल्कुल सिर पे आ जाएंगे तो डायरेक्ट रेज आती हैं, फिर वो फिल्टर नहीं होती, सीधा हमारे बॉडी पे आती है। तो सुबह के समय अगर आपने सनलाइट ली, हम सब जानते हैं कि हम कहते हैं विटामिन डी अगर आपको बॉडी में चाहिए तो भगवान सूर्य की कृपा से मिल रहा है। हम इसको कह रहे हैं स्पाइन सीधी करके बैठिए, सनलाइट रिसीव कीजिए, आपको आरोग्य भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी मिलेगा, सब कुछ भगवान सूर्य देते हैं। अच्छी आई साइट देंगे, आईज के भी कारक हैं, और आपको नए विचार भी देंगे, आपको खुद फ्रेश महसूस होगा। आपने देखा होगा ना, आजकल बुक भी है एक बड़ी फेमस 5 AM क्लब, है ना। तो आपको सिर्फ एक ही चीज अगर ठीक करनी हो, कोई एक उपाय, भगवान सूर्य के साथ अलाइनमेंट में आ जाओ। बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं खुद करता हूँ। एक आखिरी सवाल ये कि भगवान को सूर्य भगवान को जब हम अर्घ देते हैं तो कई बार मेरे दिमाग में आता है, इतनी तेज रोशनी देने वाले भगवान को मैं जल चढ़ा रहा हूँ, क्यों? भगवान सूर्य को आपसे कभी कुछ नहीं चाहिए, जैसे धरती माता को हमसे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी अगर आप ग्रेटिट्यूड से उन्हें कुछ अर्पण करते हैं तो आपकी रिसीविंग पावर बढ़ती है। आपके बॉडी में 70% वाटर है, ठीक। आपकी एनर्जीज हैं, आपने मन में भाव दिया कि मैं ग्रेटिट्यूड के रूप में आपको दे रहा हूं, उन्हें नहीं चाहिए। ऐसा करने से, आपका भाव अच्छा होने से आपकी रिसीविंग कैपेसिटी बढ़ गई है। जितनी भी चीजें हम कहते हैं कि चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा, अगर रात को कोई आपने व्रत खोला है तब चंद्रमा को नहीं चाहिए। उनकी रिसीविंग, उनकी जो एनर्जी है वो रिसीव करने की पावर तुम्हारी बढ़ती है, इसलिए हम ये करते हैं। ये वैसे ही है जैसे कहते हैं शिक्षा दान जितना करो उतना ही ज्ञान बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस भी चीज को जीवन में बढ़ाना चाहते हैं उसका दान कीजिए। जो चीज आप दूसरों में शेयर करते हैं वो आपका मल्टीप्लाई होता है। अब देखा जाए, इसीलिए आप बड़े लोग जो होते हैं, जैसे रतन टाटा जी जो नहीं है, लेकिन उन्होंने कितना कुछ दान दिया है और उनका बढ़ता ही है। अगली बार मैं फिर से आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत कुछ बाकी है अभी आपसे सीखने के लिए। अगर लोग आपसे जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़े? कैसे जुड़े? मैं अपना YouTube चैनल शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं ज्योतिषी पढ़ाने की बात करूंगा। मैं चाहता हूँ लोग मुझसे इसलिए जुड़ें ताकि हम ज्योतिष के साथ साथ जीवन को बदलने वाली बातें जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही उन्हें सिखा सकें। तो उसके लिए मैं आपको डिटेल दे दूंगा, आप अपने कमेंट में डाल देंगे, आपका कॉन्टेक्ट नंबर डाल देंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये वार्तालाप बहुत ही फ्रूटफुल रहा, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, और नेक्स्ट टाइम पक्का एक पॉडकास्ट जरूर आपसे करना चाहूँगा। बहुत कुछ है, जादू टोना क्या होता है, टोटके क्या होते हैं, नज़र टोना क्या होता है, ये सब बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रतन टाटा जी के बारे में, तो वो कभी अपने या अडानी या हमारे अंबानी ये नहीं डरते हैं अपने पैसों को दिखाने से, नज़र टोना से या फिर नज़र लग जाएगा, इन सब चीज़ों पे बात करना है और बहुत सी चीज़ों पे। सो मैं दूसरा पॉडकास्ट आपके साथ करना चाहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जय श्री राम। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू ऐसा एक्सपीरियंस करवाने के लिए, जहाँ पर इस तरह के प्रश्न किए गए, जहाँ इस तरह की चर्चा होती हैं और ऑडियंस तक ये पहुँचे, और ऑडियंस भी आपको अपने बहुत सारे प्रश्न दे कि क्या क्या वो जानना चाहते हैं। ऐसे ही ये ज्ञान की धारा आगे बढ़े। आई गेस आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से
जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।